अगर कोई डुलुओ कॉन्टिनेंट में आते ही सबसे पहले सी गॉड को ही अपना नाश्ता बना ले तो क्या होगा? यह सुनने में नामुमकिन लगता है, लेकिन आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होने वाला है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। कहानी की शुरुआत हमारे मॉन्स्टर के डुलुओ कॉन्टिनेंट में आने से होती है। आते ही उसका पहला निशाना सी गॉड बनता है। सी गॉड की सबसे बड़ी पुजारिन बो सेक्सी अपनी पूरी ताकत लगाकर सी गॉड का दिव्य अवतार बुलाती है। सुनहरी रोशनी के बीच सी गॉड अपने दिव्य त्रिशूल के साथ सामने खड़ा होकर मॉन्स्टर का रास्ता रोक लेता है। ऐसा लगता है कि अब यह लड़ाई बराबरी की होगी, लेकिन अगले ही पल पूरा नजारा बदल जाता है। मॉन्स्टर अपने विशाल शरीर को सिकोड़कर 5 मीटर से भी छोटा कर लेता है और काले तोप के गोले की तरह सीधा सी गॉड से टकरा जाता है। सी गॉड जल्दी से अपना त्रिशूल उठाकर वार रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर एक ही काट में ऊर्जा से बने त्रिशूल को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है और उसका आधा हिस्सा निगल जाता है। फिर भी उसका पेट नहीं भरता। अगले ही पल उसकी पूंछ लोहे की चाबुक की तरह घूमती है और सी गॉड के सीने पर जोरदार प्रहार करती है। मजबूर होकर सी गॉड बचे हुए आधे त्रिशूल से खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर दूसरी बार अपना विशाल मुंह खोलकर बचा हुआ पूरा त्रिशूल भी निगल जाता है। अब सी गॉड का दिव्य अवतार बुरी तरह कांपने और टूटने लगता है। कुछ ही पलों में उसकी पूरी ऊर्जा बिखर जाती है। मॉन्स्टर आराम से हवा में अपना शरीर फैलाते हुए हंसकर कहता है, इतनी सी चीज। और इतना घमंड। उसके शब्द सुनकर ऐसा लगता है जैसे उसने किसी देवता को नहीं बल्कि एक मामूली दुश्मन को हराया हो। इसके बाद वह नीचे सी गॉड आइलैंड की ओर देखता है। दूर बनी वेदी पर बो सेक्सी का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका होता है। वहीं डीप सी डेमन वेल किंग का सोल रिंग और सोल बोन भी रखे होते हैं। मॉन्स्टर तुरंत आइलैंड की ओर झपटता है। उसे अपनी तरफ आता देखकर सभी सी सोल मास्टर्स डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। सी गॉड का दिव्य अवतार आखिरी बार पूरी ताकत से विरोध करता है, लेकिन वह केवल ऊर्जा का बना हुआ शरीर था। कुछ ही क्षणों में मॉन्स्टर उसे पूरी तरह निगल जाता है। जैसे ही वह सी गॉड की सारी शक्ति को अपने अंदर समा लेता है, उसके शरीर के हर रोमछिद्र से 7 रंगों की दिव्य रोशनी निकलने लगती है। अगले ही पल एक रहस्यमयी शक्ति उस सारी रोशनी को वापस उसके शरीर के अंदर खींच लेती है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है और हर बार उसकी शक्ति पहले से कहीं अधिक बढ़ती जाती है। आखिरकार वह ग्रह स्तर की चरम सीमा को पार करके सीधे तारास्तर पर पहुंच जाता है। उसके शरीर के चारों ओर सूर्य की लपटों जैसी भयंकर ऊर्जा बहने लगती है। बाहर से ऐसा लगता है जैसे उसका शरीर किसी भी क्षण फट जाएगा, लेकिन वास्तव में उसके शरीर के भीतर और बाहर की ऊर्जा एक दूसरे में मिलकर उसे और भी शक्तिशाली बना रही होती है। ग्रह स्तर पर पहुंचने के बाद उसके शरीर के अंदर एक ग्रह जैसी ऊर्जा का केंद्र बन चुका होता है, जिस पर उसका पूरा नियंत्रण होता है। लेकिन तारास्तर पर पहुंचते ही उसके शरीर के भीतर एक छोटा सा तारामंडल बन जाता है। उसके बीच में जलता हुआ एक तारा और उसके चारों ओर घूमते कई ग्रह लगातार उसे असीम ऊर्जा प्रदान करते रहते हैं। यह शक्ति अब किसी साधारण जीव की नहीं बल्कि एक विनाशकारी अस्तित्व की थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली तबाही तो अब शुरू होने वाली थी। भविष्य में जब यह मॉन्स्टर ट्रू बॉडी स्तर तक पहुंचेगा, तब वह केवल अपने शरीर के भीतर की दुनिया ही नहीं बल्कि बाहरी संसारों और उनकी ऊर्जा को भी अपने अंदर समा सकेगा। यही हर गोल्डन हॉर्न्ड बीस्ट का अंतिम लक्ष्य होता है। अगर भविष्य में उसकी मुलाकात लो फेंग से हुई तो शायद वह उसे भी एक ही बार में हरा दे, लेकिन वह कहानी फिर कभी। फिलहाल उसका अगला निशाना सी गॉड आइलैंड है। वह जानता है कि डीप सी डेमन वेल किंग का सोल रिंग और सोल बोन अभी भी वहीं मौजूद हैं। उन्हें हर हाल में वापस लेना होगा और साथ ही आइलैंड के लोगों को ऐसा सबक सिखाना होगा जिसे वे कभी भूल न सकें। उधर जैसे ही सी गॉड का दिव्य अवतार पूरी तरह नष्ट होता है, बो सेक्सी को तुरंत इसका एहसास हो जाता है, क्योंकि वह अवतार उसकी 9वीं सोल स्किल से बुलाया गया था और उसकी चेतना से जुड़ा हुआ था। यह महसूस करते ही उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। अगर सी मेडन डुलुओ उसे सहारा न देती तो वह वहीं गिर पड़ती। सी मेडन घबराकर पूछती है, बो सेक्सी आखिर हुआ क्या है? बो सेक्सी तुरंत कहती है, मेरी चिंता मत करो, अभी इसी समय तांग सान को बुलाओ। उसे तुरंत सी गॉड आइलैंड वापस लाओ और सी इल्यूजन डुलुओ को भी साथ भेजो। वह यह सच्चाई किसी और को नहीं बताना चाहती, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि डीप सी डेमन वेल किंग मर चुका है और सी गॉड भी आइलैंड की रक्षा नहीं कर पाया, तो पूरे सी गॉड आइलैंड की आस्था एक ही पल में टूट जाएगी।
अब उसकी बस एक ही उम्मीद है कि तांग सान समय रहते वापस लौट आए। 8वीं और 9वीं परीक्षा अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। अगर दिव्य विरासत ही न बची तो परीक्षा का क्या अर्थ। इसी दौरान मॉन्स्टर अभी भी अपनी शक्तिवृद्धि पूरी कर रहा होता है। वो सेक्सी समझ जाती है कि यही तांग सान को वापस बुलाने का आखिरी मौका है। दूसरी ओर तांग सान हेवनडो साम्राज्य और स्टार लुओ साम्राज्य की संयुक्त सेना के साथ मौजूद होता है। वह शाओ वू के साथ कुछ शांत पल बिताना चाहता है, लेकिन तभी सी गॉड आइलैंड के 2 टाइटल डुलो अचानक उसके सामने पहुंच जाते हैं और बिना समय गवाए कहते हैं, तांग सान अभी हमारे साथ चलो। तांग सान हैरानी से पूछता है, आखिर हुआ क्या है। सी गॉड आइलैंड पर क्या मुसीबत आ गई। सी मेडन डुलुओ गंभीर आवाज में कहती है, ज्यादा सवाल मत पूछो। अगर सच में सी गॉड की शक्ति प्राप्त करनी है तो तुरंत हमारे साथ चलो। उसकी गंभीरता देखकर सभी समझ जाते हैं कि मामला बेहद खतरनाक है। आखिरकार वह सच्चाई बता देती है, सी गॉड आइलैंड पर हमला हो चुका है। तुम्हारी दिव्य विरासत खतरे में है। हमें तुरंत निकलना होगा। उधर केवल आधे दिन के भीतर मॉन्स्टर अपनी शक्तिवृद्धि पूरी कर लेता है। अब बिना रूप बदले भी उसका शरीर 500 मीटर से अधिक लंबा हो चुका है। उसकी उड़ने और तैरने की गति कई गुना बढ़ चुकी है। कुछ ही देर में वह सी गॉड आइलैंड के बाहर पहुंच जाता है। आइलैंड की सुरक्षा ढाल उसके सामने बिल्कुल बेकार साबित होती है। तभी एक सोल बीस्ट उसका रास्ता रोक लेती है। वह होती है मैजिक सोल ग्रेट व्हाइट शार्क कबीले की नेता शाओबाई। डर के बावजूद वह हिम्मत जुटाकर चिल्लाती है, यहीं रुक जाओ। सी गॉड आइलैंड के अंदर एक कदम भी मत रखना। लेकिन उसके दिल में डर साफ दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि वह जानती थी कि उसके सामने खड़ा यह राक्षसी जीव अब पहले वाला नहीं रहा। उसकी शक्ति कई गुना बढ़ चुकी थी, और अगर उसे रोका नहीं गया तो आज सी गॉड आइलैंड पर ऐसी तबाही आएगी जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। मुझे आप सभी से एक खास अनाउंसमेंट करनी है। हमारे स्वॉलोड स्टार का नया वीडियो पूरी तरह तैयार हो चुका है। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं उसे कल ही अपलोड कर दूंगा। अब बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। सोचिए, अगर आपके सामने ऐसा राक्षस आ जाए जिसकी सिर्फ एक गर्जना पूरी सेना को हवा में उड़ा दे तो आप क्या करेंगे। यही होने वाला था सी गॉड आइलैंड पर। शाओ बाई जानती थी कि उसके सामने खड़ा यह दैत्य सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि चलता फिरता विनाश था। लेकिन सी गॉड आइलैंड की रक्षक होने के कारण उसके पास पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। वह पूरी हिम्मत जुटाकर मॉन्स्टर के सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन मॉन्स्टर उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझता। वह सीधे समुद्र की ओर मुंह करके एक भयानक गर्जना करता है। उसकी आवाज इतनी शक्तिशाली होती है कि समुद्र की लहरें सफेद ऊर्जा की विशाल तरंगों में बदल जाती हैं। देखते ही देखते दर्जनों विशाल समुद्री बवंडर खड़े हो जाते हैं। 1 लाख साल पुरानी सोल बीस्ट शाओ बाई भी उस शक्ति के सामने कुछ नहीं कर पाती। वह और उसके पूरे मैजिक सोल ग्रेट व्हाइट शार्क कबीले के सदस्य हवा में उछलकर चारों दिशाओं में जा गिरते हैं। कुछ देर बाद जब शाओ बाई को होश आता है तो उसके सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा सी गॉड आइलैंड धुएं और तबाही से भर चुका था। मॉन्स्टर पूरे द्वीप पर ऐसे घूम रहा था जैसे वहां उसे रोकने वाला कोई भी न हो। वह मुस्कुराकर कहता है, आओ मेरे छोटे छोटे स्नैक्स। इसके बाद वह अपनी जन्मजात निगलने की शक्ति का इस्तेमाल करता है। अचानक आइलैंड पर मौजूद हर इंसान के हाथों से हथियार उड़ने लगते हैं। सैनिकों के कवच, तलवारें, भाले और ढालें हवा में तैरने लगती हैं और तेजी से मॉन्स्टर के खुले हुए मुंह की तरफ खींचने लगती हैं। लेकिन उसकी भूख सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं रहती। वह पूरे शहर की इमारतों के अंदर मौजूद धातु को भी खींचना शुरू कर देता है। घरों के दरवाजे, खिड़कियां, लोहे की छड़ें, मंदिरों की सजावट, यहाँ तक कि आम लोगों के घरों में रखे बर्तन तक हवा में उड़कर उसके पेट में समाने लगते हैं। जिस चीज में जरा सा भी धातु होता है वह एक एक करके गायब होने लगती है। यहाँ तक कि बो सैक्सी का वर्षों पुराना राजदंड भी उसके निगलने से नहीं बच पाता। पूरा सी गॉड आइलैंड निराशा में डूब जाता है। अब सभी समझ चुके थे कि यह राक्षस सिर्फ बेहद ताकतवर ही नहीं बल्कि उसकी निगलने की शक्ति भी किसी दुःस्वप्न से कम नहीं है। जो भी उसके सामने आता वह एक ही बार में दूर जा गिरता। सी ड्रैगन डुलुओ भी उसके एक थप्पड़ से कई 100 मीटर दूर जा गिरता है। ऐसा लगने लगता है कि आज सी गॉड आइलैंड का अंत निश्चित है। लेकिन असल में यह सब मॉन्स्टर की योजना का हिस्सा था। वह धातु को खाकर अपने शरीर को और मजबूत बना रहा था। उसके शरीर की हर कमजोरी पिघली हुई धातु से भरने लगती है और उसकी रक्षा पहले से भी कई गुना बढ़ जाती है। उसके लिए सोल रिंग से भी ज्यादा कीमती चीज शुद्ध धातु थी।
क्योंकि डुलुओ कॉन्टिनेंट अभी भी ठंडे हथियारों के युग में था, इसलिए वहां युद्ध का मतलब था अनगिनत धातु। तभी वह फैसला करता है कि अब समय आ गया है पूरे डुलुओ कॉन्टिनेंट की ओर बढ़ने का। तीनों बड़े साम्राज्यों के बीच चल रहे युद्ध में उसे अनगिनत हथियार और कवच मिलेंगे और वही उसके लिए सबसे बड़ा खजाना होगा। उधर मॉन्स्टर लगातार तबाही मचा रहा था। आखिरकार सी गॉड आइलैंड के बाकी टाइटल डुलुओ भी चुप नहीं बैठ सके। सी हॉर्स डुलुओ, सी कैट डुलुओ, सी स्टार डुलुओ और सी घोस्ट डुलुओ अपने अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ते हैं। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, चाहे जान चली जाए लेकिन सी गॉड आइलैंड की रक्षा करनी ही होगी। सी ड्रैगन डुलुओ उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वह चिल्लाकर कहता है, मत जाओ, तुम सब बेकार में अपनी जान गंवा दोगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका सोल पावर पहले ही मॉन्स्टर सोख चुका था और उसके सोल रिंग भी निगले जा चुके थे। सी गॉड आइलैंड का सबसे शक्तिशाली योद्धा अब एक साधारण इंसान बन चुका था। सी हॉर्स डुलुओ कहता है, बड़े भाई, हमें मत रोकिए। हमने सी गॉड आइलैंड के साथ जीने और मरने की कसम खाई है। इतना कहकर चारों टाइटल डुलुओ सीधे मॉन्स्टर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। मॉन्स्टर उन्हें देखकर बस हल्का सा सिर हिलाता है और मन ही मन सोचता है, शायद मैंने इस दुनिया के टाइटल डुलुओ को जरूरत से ज्यादा मजबूत समझ लिया था। अब उसकी शक्ति पहले जैसी नहीं रही थी। पहले वह ग्रह स्तर पर था, लेकिन अब वह तारा स्तर तक पहुंच चुका था। उसकी नज़र में केवल कुछ गिने चुने लोग जैसे तानसान और चियान रेंशुए ही सचमुच शक्तिशाली थे। बाकी ज्यादातर टाइटल डुलुओ उसकी नज़र में साधारण योद्धाओं से ज्यादा कुछ नहीं थे। चारों डुलुओ पूरी ताकत से हमला करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर उनकी तरफ ठीक से देखता तक नहीं। वह सिर्फ एक बार गर्जना करता है। उस एक गर्जना से निकली ध्वनि तरंग चारों को एक साथ उड़ा देती है। वे जमीन पर गिरकर बुरी तरह घायल हो जाते हैं। अब उन्हें समझ आ चुका था कि उनके और इस राक्षस के बीच की ताकत का अंतर आसमान और जमीन जितना है। अगर उनके पास धातु के कवच होते तो शायद कुछ देर तक बच सकते थे, लेकिन मॉन्स्टर पहले ही पूरे आइलैंड की हर धातु निगल चुका था। यहां तक कि एक छोटी सी कील भी नहीं बची थी। मॉन्स्टर उनकी तरफ देखकर हंसता है और कहता है, खुद ही मेरे पास चलकर आ गए। कम से कम तुम्हारे सोल रिंग का स्वाद तो अच्छा होगा। वह उन्हें मारने की भी जरूरत नहीं समझता, क्योंकि उसके लिए वे चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं थे। लेकिन उनके 50,000 साल पुराने सोल रिंग उसे काफी पसंद आते हैं। उसकी नज़र में उनका स्वाद कड़वी चॉकलेट जैसा था, जो साधारण धातु से कहीं बेहतर था। अगले ही पल वह उनकी सोल रिंग निगलना शुरू कर देता है। चारों डुलुओं की सोल पावर पल भर में खत्म हो जाती है। वे चाहकर भी आत्मविनाश नहीं कर पाते। केवल आधे मिनट के भीतर चारों अपनी सारी शक्ति खोकर साधारण इंसान बन जाते हैं। यह दृश्य देखकर उनके साथ आए सैनिक डर के मारे भाग खड़े होते हैं। बाकी लोग घुटनों के बल बैठकर जान की भीख मांगने लगते हैं। लेकिन मॉन्स्टर अब इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसे किसी को मारने में भी मजा नहीं आ रहा था। वह तो सोचने लगा कि क्यों न यहीं सी गॉड आइलैंड पर थोड़ी देर आराम करके एक झपकी ही ले ली जाए। उधर इसी समय तांग सान और उसके साथी भी सी गॉड आइलैंड लौटने के रास्ते में थे। रास्ते में दाई मुबाई आखिर पूछ ही लेता है, आखिर सी गॉड आइलैंड पर हुआ क्या है? अब तो हमें सच बता दीजिए। दोनों सी डुलुओ एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनके चेहरों पर साफ डर दिखाई दे रहा था, क्योंकि जो कुछ सी गॉड आइलैंड पर हो चुका था उसे शब्दों में बयां करना भी आसान नहीं था। और उन्हें डर था कि जब तक तांग सान वहां पहुंचेगा कहीं बहुत देर न हो जाए। अगर आपको यह सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बिना समय बर्बाद किए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उधर सी गॉड आइलैंड पर हालात हर पल और भी खराब होते जा रहे थे। दूसरी तरफ श्रेक 7 मॉन्स्टर्स यानी श्रेक 7 डेविल्स पूरी टीम के साथ पूरी रफ्तार में सी गॉड आइलैंड की ओर रवाना हो चुके थे। जहाज पर चढ़ते ही सी इल्यूजन डुलुओ ने गहरी सांस ली, जबकि सी मेडन डुलुओ खुद को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। यह देखकर शियाओ वो तुरंत उसके पास गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, क्या हुआ? आखिर तुम इतनी परेशान क्यों हो? सी मेडन डुलुओ कांपती हुई आवाज में बोली, जब हम सी गॉड आइलैंड से निकले थे तभी वहां हमला हो चुका था। अब तो 1-2 दिन बीत चुके हैं। पता नहीं वहां क्या हाल होगा। उसकी बातें सुनते ही जहाज पर सन्नाटा छा गया। अगर डीप सी डेमन वेल किंग जैसा शक्तिशाली जीव भी एक ही बार में मारा जा सकता है और वो सेक्सी जैसी महान शक्ति भी बेबस हो सकती है, तो आखिर वह सुनहरे सींगों वाला राक्षस कितना खतरनाक होगा। यह सोचकर सभी के दिल दहल उठे। तांग सान ने अनजाने में अपना सी गॉड ट्राइडेंट हाथ में बुला लिया। उसकी नज़र लगातार समुद्र की सतह पर थी,
मानो उसे डर हो कि कहीं वह राक्षस अचानक पानी से बाहर न निकल आए। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। इतनी भयानक खबर सुनकर शांत रह पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। शियाओ वू और जू झूछिंग एक दूसरे का हाथ पकड़कर खुद को संभालने की कोशिश करती हैं। तभी तांग सान खुद को मजबूत करते हुए कहता है, हम ही सी गॉड आइलैंड की आखिरी उम्मीद हैं। अगर हम भी डर गए तो सब खत्म हो जाएगा। उसके शरीर से सी गॉड की दिव्य रोशनी फैलने लगती है और धीरे धीरे सभी का डर कुछ कम होने लगता है। तभी उत्तर दिशा के समुद्र में तेज लहरें उठती हैं। पानी को चीरते हुए एक विशाल मैजिक सोल ग्रेट व्हाइट शार्क उनकी तरफ तेजी से बढ़ती है। पहले तो सभी को लगा कि वह शाओबाई है, लेकिन सी मेडन डुलो तुरंत पहचान जाती है। नहीं, यह शाओबाई नहीं, उसकी बेटी बाई शिवशिव है। वह अपनी शक्ति से एक पानी का बुलबुला बनाती है ताकि इंसान और सोल बीस्ट एक दूसरे की भाषा समझ सकें। फिर वह घबराकर पूछती है, बाई शिवशिव तुम यहाँ कैसे? सी गॉड आइलैंड पर क्या हुआ? बाई शिवशिव रोते हुए कहती है, जल्दी चलिए, प्लीज सी गॉड आइलैंड को बचा लीजिए। वो सेक्सी और बाकी सभी सी डुलुओ खतरे में हैं। उसकी मीठी आवाज सुनकर कोई भी यकीन नहीं कर सकता था कि वह एक भयानक शार्क सोल बीस्ट है। सी मेडन डुलो तुरंत पूछती है, तुम्हारी माँ शाओ बाई कहाँ है? बाई शिवशिव रोते हुए सिर हिलाती है, मुझे नहीं पता। माँ कहाँ है? हमारे कबीले के लगभग सभी लोग मारे जा चुके हैं। मुझे मेरे बड़ों ने छिपाकर किसी तरह बचाया था। यह सुनते ही पूरे जहाज का माहौल और भी भारी हो जाता है। तांग सान गहरी सांस लेकर कहता है, सब लोग तैयार हो जाओ। इस बार हमारी लड़ाई अब तक की सबसे कठिन लड़ाई होगी। दूर से दिखाई देता सी गॉड आइलैंड अब किसी शांत द्वीप की तरह नहीं, बल्कि समुद्र में छिपे एक विशाल दैत्य की तरह लग रहा था, जो अपना मुंह खोलकर उनका इंतजार कर रहा हो। तांग सान के मन में पहली बार ऐसा डर पैदा होता है जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। उसे लगने लगा कि यह दुश्मन बिबी डोंग, गोल्डन क्रो डुलुओ और पूरे स्पिरिट एम्पायर की संयुक्त ताकत से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। वह अपने ट्राइडेंट की पकड़ और भी मजबूत कर लेता है। उधर सी गॉड आइलैंड पर वह सुनहरे सींगों वाला राक्षस पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। उसने दूर से ही जहाज पर मौजूद हर व्यक्ति को देख लिया था और हल्की मुस्कान के साथ मन ही मन बोला, आखिर डुलुओ कॉन्टिनेंट का असली नायक तांग सान भी आ ही गया। उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। दूसरी तरफ वो सेक्सी और सी गॉड आइलैंड के हजारों लोग उसके सामने घुटनों के बल बैठे हुए थे। यह उनकी कमजोरी नहीं थी, बल्कि अपने लोगों की जान बचाने की आखिरी कोशिश थी। वो सेक्सी हाथ जोड़कर विनती करती है, महान प्रभु, कृपया इन निर्दोष लोगों को छोड़ दीजिए। लेकिन राक्षस ठंडी आवाज में कहता है, मुझे तुम में या इन लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे सिर्फ डीप सी डेमन वेल किंग का सोल रिंग और सोल बोन चाहिए। असल में वो सेक्सी पहले ही किसी गुप्त विधि से उन दोनों चीजों को छिपा चुकी थी। राक्षस पूरे द्वीप को खंगाल चुका था, लेकिन उसे उनका कोई निशान नहीं मिला। गुस्से में वह लगभग वो सेक्सी को मार ही देता, लेकिन अगले ही पल खुद को रोक लेता है, क्योंकि अगर वो सेक्सी मर गई तो शायद वह उन चीजों का ठिकाना कभी नहीं जान पाएगा। यही वजह थी कि आज तक सी गॉड आइलैंड के लोग किसी तरह जिंदा थे। तभी वो सेक्सी समय खरीदने के लिए कहती है, अगर आप इन सभी लोगों को सुरक्षित जाने देंगे तो मैं आपको डीप सी डेमन वेल किंग का सोल रिंग और सोल बोन दे दूंगी। लेकिन उसका असली मकसद सिर्फ समय निकालना था। वह जानती थी कि वही सोल रिंग और सोल बोन तांग सान की 9वीं परीक्षा पूरी करने और उसे असली सी गॉड बनाने की सबसे जरूरी कड़ी हैं। अगर उसने उन्हें सौंप दिया तो तांग सान कभी सी गॉड नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर वह उन्हें नहीं देती तो सी गॉड आइलैंड के लाखों लोगों की जान चली जाएगी। वह दोनों में से किसी एक को भी नहीं खोना चाहती थी। दूसरी तरफ राक्षस उसकी हर चाल समझ चुका था। आखिर वह भी एक दूसरी दुनिया से आया हुआ व्यक्ति था और कहानी की दिशा अच्छी तरह जानता था। वह मन ही मन सोचता है, तांग सान, आखिरकार अब हमारी मुलाकात होने वाली है। उसकी नजरें दूर समुद्र की तरफ टिक जाती हैं। तांग सान अभी उसे साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन राक्षस पहले ही उसकी पूरी ताकत का अंदाजा लगा चुका था। वह सोचता है कि किसी योद्धा की असली शक्ति सिर्फ उसके सोल पावर से नहीं मापी जा सकती। असली फर्क उसकी कुल युद्ध क्षमता से पड़ता है। अब तक उसने जितने भी टाइटल डुलुओं का सामना किया था वे सभी उसके लिए बेकार थे, लेकिन तांग सान अलग था। उसकी नज़र में तांग सान ही इस दुनिया का पहला ऐसा योद्धा था जिसे सचमुच ग्रह स्तर का कहा जा सकता था। यहाँ तक कि 95 स्तर वाला सी ड्रैगन डुलुओ भी शायद सोल डुलुओ स्तर के तांग सान को नहीं हरा सकता था। और अगर निंग रोंगरोंग अपनी 9 ट्रेजर ग्लेज्ड पैगोडा से उसका सहयोग करे तो उसकी युद्ध शक्ति और भी कई गुना बढ़ जाएगी।
राक्षस हल्का सा मुस्कुराता है और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अब वह पल आने वाला था जिसका इंतजार दोनों पक्षों को था, और डुलुओ कॉन्टिनेंट की सबसे खतरनाक लड़ाई बस शुरू होने ही वाली थी। कहानी यहीं से और भी रोमांचक मोड़ लेती है। अचानक सी गॉड आइलैंड के ऊपर एक विशाल लाल रंग का प्रकाश स्तंभ आसमान तक उठ जाता है। उसे देखकर तुम हैरान हो जाते हो और सोचते हो अब वो सेक्सी कौन सी नई चाल चल रही है। लेकिन अगले ही पल तुम्हें एहसास होता है कि यह उसकी समुद्र जैसी नीली शक्ति नहीं है। इस बार उसके अंदर से निकल रही ऊर्जा खून जैसी लाल थी, जिसमें भयानक हत्या की भावना समाई हुई थी। साफ था कि कोई और भी ज्यादा ताकतवर व्यक्ति वहां पहुंच चुका था। तभी वो सेक्सी खुशी और हैरानी से चिल्लाती है, तांगचेन, तुम यहाँ कैसे? यह नाम सुनते ही तुम सब कुछ समझ जाते हो। तुम्हारे सामने खड़ा था हाउटियन संप्रदाय का पहला महान डुलुओ, तांगचेन। वही योद्धा जो कभी शूरा गॉड की परीक्षा में असफल हुआ था और जिसने पूरी जिंदगी वो सेक्सी से प्रेम किया था। किस्मत देखो, तांग सान से पहले वही यहाँ पहुंच गया। तांग चेन धीरे से बो सेक्सी की तरफ बढ़ता है और कहता है, बो सेक्सी, मैं आ गया हूँ। इस बार मैं अपना वादा पूरा करके रहूंगा। उनकी भावुक बातें सुनकर तुम मुस्कुरा देते हो और धीरे से अपना सिर उनकी तरफ घुमा लेते हो। तुम्हारी मुस्कान देखने में शांत थी, लेकिन तांग चेन को उसमें सिर्फ मौत दिखाई देती है। वह तुरंत सतर्क होकर पूछता है, तू आखिर है कौन? मैंने पूरी डुलुओ कॉन्टिनेंट की यात्रा की है, लेकिन तेरे जैसा सोल बीस्ट कभी नहीं देखा। इतना कहते ही वह अपना सबसे शक्तिशाली स्लॉटर डोमेन खोल देता है और उसके हाथ में विशाल हाउटियन हैमर प्रकट हो जाता है। साफ था कि वह बो सेक्सी की रक्षा के लिए अपनी जान भी देने को तैयार था। लेकिन तभी बो सेक्सी घबरा जाती है और पीछे से उसकी कमर पकड़कर रोकते हुए कहती है, तांगचेन, हमला मत करना। यह राक्षस हर तरह की धातु निगल सकता है। मेरा राजदंड और सारे गहने इसी ने खा लिए। यह सुनकर तांग चेन को तुरंत समझ आ जाता है कि आखिर पूरे द्वीप पर सभी लोग लकड़ी के हथियार क्यों इस्तेमाल कर रहे थे। वह गहरी सांस लेकर कहता है, तो इसलिए यहाँ लोहे का एक टुकड़ा भी नहीं बचा। आखिर यह कैसा सोल बीस्ट है? क्या यह डुलुओ कॉन्टिनेंट का जीव भी नहीं है? तुम उसकी बात सुनकर हंस पड़ते हो और कहते हो, अभी तक मैंने जितने भी मार्शल स्पिरिट खाए हैं सब बेकार थे, लेकिन तुम्हारा हाउटियन हैमर, उसका स्वाद शायद सबसे अलग होगा। तुम्हारी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। तुम बार बार उसकी हथौड़ी को देखकर अपनी जीभ फेरते हो। तांग चेन बो सेक्सी की तरफ देखता है और दृढ़ आवाज में कहता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताने का मौका खो दिया, लेकिन आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा। इतना कहते ही उसके 9 सोल रिंग एक एक करके चमकने लगते हैं और सबसे बाहरी लाल रंग का 1 लाख साल पुराना सोल रिंग पूरे आकाश को लाल कर देता है। तुम उसकी बहादुरी देखकर मुस्कुराते हो और कहते हो, तुम्हारे अंदर सच में हिम्मत है। इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, पूरी ताकत से मुझ पर हमला करो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि डुलुओ कॉन्टिनेंट का सबसे मशहूर हाउटियन हैमर आखिर कितना शक्तिशाली है। तुम्हारी बात सुनकर तांग चेन की आंखों में लड़ने का जोश और भी बढ़ जाता है। वह कहता है, तुम्हें अपने इस फैसले पर पछताना पड़ेगा। सम्मान के बदले मैं तुम्हें हाउटियन संप्रदाय की सबसे शक्तिशाली तकनीक दिखाऊंगा। अगले ही पल उसका लाल सोल रिंग भयंकर रोशनी से चमकने लगता है। यह देखकर तुम तुरंत समझ जाते हो कि वह रिंग एक्सप्लोजन की गुप्त तकनीक और ग्रेट सुमी हैमर का इस्तेमाल करने वाला है। तुम हंसते हुए कहते हो, बस ध्यान रखना, वह 1 लाख साल वाला सोल रिंग टूटना नहीं चाहिए। आखिर मुझे उसे भी खाना है। तुम्हारी बात सुनकर तांग चेन चौंक जाता है। तुम हमारे हाउटियन संप्रदाय की सर्वोच्च तकनीक के बारे में भी जानते हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी तकनीक शुरू हो चुकी थी और वह पीछे नहीं हट सकता था। तुम मन ही मन खुश होते हो क्योंकि आखिर तुम्हें असली ग्रेट सुमी हैमर देखने का मौका मिल रहा था। अगले ही पल उसका सोल रिंग विस्फोट कर देता है। उसकी पूरी सोल पावर कई गुना बढ़ जाती है। उसके पीछे लगभग 500 मीटर ऊंचा खून जैसा लाल ऊर्जा का विशाल दैत्य प्रकट होता है, जिसके हाथों में 1000 मीटर से भी बड़ा हाउटियन हैमर था। वह पूरी ताकत से आसमान चीरते हुए तुम्हारी तरफ गिरता है। इस बार तुम पहली बार किसी प्रतिद्वंद्वी को देखकर थोड़ा प्रभावित होते हो। तुम मन ही मन सोचते हो, अब यह हुई ना असली ग्रहस्तर की ताकत। इससे पहले जिन टाइटल डुलुओ से मेरा सामना हुआ था वे इसके सामने कुछ भी नहीं थे। तुम्हें अब समझ आने लगता है कि डुलुओ कॉन्टिनेंट में सिर्फ लेवल देखकर किसी की ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तांग चेन और तांग सान जैसे लोग बाकी सभी से बिल्कुल अलग थे, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे चेहरे पर डर का नामोनिशान नहीं था।
जैसे ही विशाल हाउटियन हैमर तुम्हारे सिर पर गिरता है, तुम बिना किसी मेहनत के सिर्फ अपना बायां पैर उठाते हो। अगले ही पल लोहे के टकराने जैसी भयानक आवाज पूरे सी गॉड आइलैंड में गूंज उठती है। बिजली जैसी चिंगारियां चारों तरफ फैल जाती हैं। तांग चेन की आंखें अविश्वास से फैल जाती हैं। उसकी जिंदगी का सबसे शक्तिशाली हमला तुम्हारे शरीर की एक भी परत नहीं तोड़ पाया। तुमने सिर्फ एक पैर से उसकी पूरी ताकत रोक दी। तांग चेन पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। आखिर वह कभी अपने ग्रह से बाहर नहीं गया था। उसे ग्रहस्तर, तारास्तर या ब्रह्मांड की असली शक्ति का कोई अंदाजा नहीं था। अगर यह लड़ाई किसी दूसरी दुनिया में होती तो शायद तुम्हें भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती। लेकिन अब हालात बदल चुके थे, क्योंकि तुम पहले ही स्वयं सी गॉड की शक्ति निगल चुके थे और अब तुम्हारी ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। इसलिए तांग चेन का सबसे शक्तिशाली हमला भी तुम्हारे लिए किसी बच्चे के वार से ज्यादा नहीं था। समुद्र देव की शक्ति निगलने के बाद तुम्हारी ताकत पहले जैसी नहीं रही थी। अब तुम सीधे स्टार लेवल की शक्ति के करीब पहुंच चुके थे। इसका मतलब यह नहीं था कि सी गॉड खुद स्टार लेवल का योद्धा था, बल्कि उसके शरीर में मौजूद डिवाइन एनर्जी की कुल मात्रा उस स्तर तक पहुंचती थी। लेकिन तुम्हें एक बात बहुत साफ समझ आ गई थी। डुलुओ वर्ल्ड के ज्यादातर देवताओं के पास अपार शक्ति तो थी, लेकिन उन्हें उस शक्ति का सही इस्तेमाल करना नहीं आता था। यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उदाहरण के लिए सी गॉड पूरे महासागर की शक्ति को नियंत्रित कर सकता था। अगर वह उस शक्ति को सही तरीके से एक बिंदु पर केंद्रित करना जानता तो शायद एक ही बार में पूरे डुलियो कॉन्टिनेंट को तबाह कर देता। लेकिन उसने कभी अपनी असली क्षमता को पूरी तरह विकसित ही नहीं किया। इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद उसका अधिकांश हिस्सा बेकार चला गया। तुम्हें यह सोचकर थोड़ा अफसोस भी हुआ कि इतनी जबरदस्त शक्ति गलत हाथों में चली गई। उसी तरह तुम्हारी नज़र में तांग चेन भी अपनी वर्तमान सीमा से कहीं ज्यादा आगे बढ़ सकता था। उसकी प्रतिभा असाधारण थी, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। एक तरफ वह शूरा गॉड की परीक्षा में असफल होकर पहले ही अपनी जीवन शक्ति का बड़ा हिस्सा खो चुका था, और दूसरी तरफ आज उसका सामना तुम जैसे राक्षसी अस्तित्व से हो गया था। अब उसके पास अपनी ताकत बढ़ाने का कोई मौका नहीं बचा था। तभी तुमने बिल्कुल शांत भाव से अपने दो विशाल पंजे आगे बढ़ाए और सीधे हाउटियन हैमर के लंबे हैंडल को पकड़ लिया। जैसे ही तुम्हारे पंजे उस हथौड़े को छूते हैं, उसके और तांग चेन के बीच बना ऊर्जा का संबंध एक पल में टूट जाता है। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने दोनों के बीच की अदृश्य डोर को काट दिया हो। अगले ही पल तुम उस विशाल हाउटियन हैमर को ऐसे उठा लेते हो जैसे वह किसी बच्चे का खिलौना हो। यह दृश्य देखकर तांग चेन की आंखें अविश्वास से फैल जाती हैं। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह घबराकर जोर से चिल्लाता है, रुको! तुम क्या करने वाले हो? बिना एक पल गवाए वह पूरी ताकत से तुम्हारी तरफ दौड़ पड़ता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे पहले ही अंदाजा हो चुका था कि आगे क्या होने वाला है। अगले ही पल वह तुम्हारे विशाल पैर से लिपट जाता है और पूरी ताकत से तुम्हें रोकने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी सारी कोशिशें तुम्हारे सामने बिल्कुल बेकार थीं। तुमने उसे लात मारकर दूर भी नहीं फेंका। तुमने उसकी तरफ देखा तक नहीं। तुम पूरी शांति से हाउटियन हैमर को अपने मुंह के पास लाते हो। धीरे धीरे अपना विशाल जबड़ा खोलते हो, जिसमें स्टील से भी ज्यादा मजबूत और नुकीले दांत चमक रहे थे। फिर कड़क! पूरे सी गॉड आइलैंड में भयानक आवाज गूंज उठती है। डुलियो कॉन्टिनेंट का सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली हथियार तुम्हारे मुंह में किसी साधारण बिस्कुट की तरह टूट जाता है। तुम एक ही निवाले में उसका लगभग 1/3 हिस्सा चबा जाते हो। उसके बाद आंखें बंद करके आराम से धातु का स्वाद लेने लगते हो, मानो कोई दुर्लभ व्यंजन खा रहे हो। तुम्हारे चेहरे पर संतोष साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन यह दृश्य तांग चेन के लिए किसी दुःस्वप्न से कम नहीं था। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खत्म हो रही थी। उसका दिल जैसे टूट गया। अगले ही पल उसके मुंह से खून की तेज धार निकलती है। उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगता है और आखिरकार वह संतुलन खोकर जमीन पर गिर पड़ता है। नहीं! वो सेक्सी की दर्दभरी चीख पूरे द्वीप पर गूंज उठती है। वह बिना कुछ सोचे समझे दौड़कर तांग चेन के पास पहुंचती है। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह तांग चेन का सिर अपनी गोद में रख लेती है और उसे बार बार उठाने की कोशिश करती है। उसके बिखरे हुए बाल और आंसुओं से भीगा चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही पलों में उसकी उम्र कई दशक बढ़ गई हो। पूरे सी गॉड आइलैंड पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक शब्द भी बोल सके।
सभी जानते थे कि इस समय उनके सामने खड़ा यह सुनहरे सींगों वाला राक्षस किसी भी पल सब कुछ खत्म कर सकता था। तुम आधे टूट चुके हाउटियन हैमर का बचा हुआ हिस्सा धीरे धीरे बो सेक्सी की तरफ बढ़ाते हो और शांत आवाज में कहते हो, लो, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। यह सुनते ही बो सेक्सी का पूरा शरीर गुस्से, दर्द और बेबसी से कांप उठता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। एक तरफ उसकी पूरी जिंदगी का प्यार तांग चेन मौत के दरवाजे पर खड़ा था और दूसरी तरफ सी गॉड की विरासत जिसकी रक्षा करने की उसने जीवन भर शपथ ली थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर किसे बचाए और किसे छोड़ दे। कांपती हुई आवाज में वह कहती है, कृपया इतना निर्दयी मत बनिए। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरी भी कुछ शर्तें हैं। उसकी हालत देखकर पहली बार तुम्हारे चेहरे पर हल्का सा बदलाव आता है। आखिर तुम्हारे भीतर भी इंसान की आत्मा थी। तुम कुछ पल दोनों को चुपचाप देखते रहते हो, फिर बिना कुछ कहे बचा हुआ हाउटियन हैमर नीचे फेंक देते हो। अगले ही पल वह ऊर्जा से बना हथौड़ा धीरे धीरे सुनहरी रोशनी में बदलने लगता है और उसका बचा हुआ हिस्सा वापस तांग चेन के शरीर में समा जाता है। कुछ सेकंड बाद तांग चेन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, लेकिन अब उसका शरीर पूरी तरह बदल चुका था। उसका जवान रूप गायब हो चुका था। उसका चेहरा झुर्रियों से भर गया था और वह कुछ ही पलों में कई दशक बूढ़ा दिखाई देने लगा। उसकी सांसें भी पहले से कहीं ज्यादा कमजोर हो चुकी थीं। कांपते हुए वह अपना हाथ उठाकर बो सेक्सी के आंसू पोंछना चाहता है, लेकिन उसका हाथ आधे रास्ते में ही रुक जाता है और फिर बेबस होकर नीचे गिर पड़ता है। कमजोर आवाज में वह बस इतना कह पाता है, बो सेक्सी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। यह सुनते ही बो सेक्सी खुद को रोक नहीं पाती। वह उसका हाथ दोनों हाथों से कसकर पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है, मुझे सब पता था, हमेशा से पता था, लेकिन तुम इतने साल पहले क्यों नहीं आए। दोनों की यह दर्दभरी मुलाकात देखकर आसपास खड़े सभी लोग भावुक हो जाते हैं। कुछ सी सोल मास्टर्स भी अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाते। लेकिन तभी अचानक हवा को चीरती हुई एक तेज आवाज पूरे मैदान में गूंजती है, मेरे परदादा को छोड़ दो, तुम नीच राक्षस। अगले ही पल तांग सान बिजली की रफ्तार से मैदान में पहुंच जाता है। आते ही वह बिना समय गवाए अपना सबसे खतरनाक हिडन वेपन स्टोन पेयर ब्लॉसम नीडल तुम्हारी तरफ छोड़ देता है। हजारों चमकती हुई धातु की सुइयां आसमान को ढकते हुए सीधे तुम्हारी आंखों, नाक और चेहरे की तरफ बढ़ती हैं। यह साफ था कि तांग सान तुम्हारी सबसे कमजोर जगह पर हमला करना चाहता था, लेकिन तुम जरा भी नहीं घबराते। तुम केवल अपना विशाल मुंह खोलते हो और अपनी दीवार स्किल सक्रिय कर देते हो। अगले ही पल 2000 मीटर के दायरे में मौजूद सारी धातु तुम्हारी तरफ पागलों की तरह खींचने लगती है। तांग सान के सारे हिडन वेपन्स हवा में ही दिशा बदल देते हैं और एक एक करके सीधे तुम्हारे मुंह में समा जाते हैं। कुछ ही सेकंड में वे पूरी तरह पच भी जाते हैं। तुम्हारे लिए धातु से बनी हर चीज सिर्फ भोजन थी। तभी तुम्हारी निगलने वाली शक्ति तांग सान को भी अपनी ओर खींचने लगती है। वह पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तुम्हारी शक्ति के सामने उसकी गति भी कम पड़ जाती है। ठीक उसी समय एक तेज परछाई बिजली की तरह उसके सामने आती है। शियाओ वो बिना एक पल की देरी किए तांग सान को पकड़कर सुरक्षित जगह ले जाती है। उसी पल ऊपर आसमान से ऑस्कर और मां होंगजुन की संयुक्त योजना शुरू होती है। दोनों विशाल फीनिक्स बनाकर चारों तरफ आग की दीवार खड़ी कर देते हैं। यह हमला तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था, बल्कि कुछ पल के लिए तुम्हारी नजर रोकने की चाल थी। इसी छोटे से मौके का फायदा उठाकर जू झूछिंग बिजली जैसी स्पीड से बो सेक्सी और तांग चेन तक पहुंच जाती है। वह जल्दी से कहती है, दोनों वरिष्ठ, यहां रुकना सुरक्षित नहीं है। कृपया तुरंत मेरे साथ चलिए। श्रेक सेवन मॉन्स्टर्स की यह बेहतरीन टीम वर्क देखकर तुम हल्का सा मुस्कुरा देते हो। तुम्हें मानना पड़ता है कि उनकी आपसी समझ और तालमेल वाकई कमाल का था। लेकिन तुम यह भी जानते थे कि अगर तुम्हारा सच में उन्हें खत्म करने का इरादा होता तो उनकी यह योजना एक पल भी काम नहीं करती। तुम हंसते हुए उनकी तरफ देखते हो और कहते हो, वाह, तुम्हारी एंट्री सच में काफी शानदार थी। लेकिन अगले ही पल तुम उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें बताने लगते हो जो सिर्फ उन्हें ही पता थीं। तुम्हारी बातें सुनते ही सातों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दाई मुबाई सबसे आगे बढ़ता है और गंभीर आवाज में पूछता है, आखिर तुम हो कौन? और तुम्हें हमारे बारे में इतनी सारी बातें कैसे पता हैं? बाकी 6 लोग भी तुरंत उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। दोनों पक्ष लगभग 1000 मीटर की दूरी पर आमने सामने खड़े थे। हैरानी की बात यह थी कि तुम अब तक उन पर हमला नहीं कर रहे थे। यही बात सभी को सबसे ज्यादा बेचैन कर रही थी।
उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हारा असली मकसद आखिर क्या है। और इसी सवाल के साथ आने वाली सबसे खतरनाक लड़ाई की शुरुआत होने वाली थी। तुम हल्की सी हंसी के साथ सबकी तरफ देखते हो और शांत आवाज में कहते हो, मेरा असली मकसद बहुत आसान है। मैं इस पूरे ग्रह को निगल जाऊंगा और तुम सब मेरे नौकर बनोगे। यह कहते समय तुम्हारी आवाज में जरा भी घमंड नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे तुम कोई साधारण सी बात बता रहे हो। यह सवाल सुनने के बाद तुम खुद भी कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाते हो। आखिर इस दुनिया में आने के बाद से तुम लगातार लड़ते रहे थे। जन्म लेने के कुछ ही दिनों के अंदर तुमने सिर्फ अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा किया था। कभी बैठकर यह नहीं सोचा कि तुम्हारा अंतिम लक्ष्य क्या है। लेकिन अगले ही पल तुम्हें सब याद आ जाता है। डुलियो कॉन्टिनेंट तो तुम्हारे सफर का सिर्फ एक छोटा सा पड़ाव था। तुम्हारी मंजिल इससे कहीं आगे थी। तुम्हारा असली लक्ष्य था अनंत स्टार सी, पूरा ब्रह्मांड, और भविष्य में ब्लू प्लैनेट का सबसे शक्तिशाली योद्धा लो फेंग। वही तुम्हारा असली प्रतिद्वंद्वी था। आज की हर लड़ाई, हर शक्ति और हर एवोल्यूशन सिर्फ उसी भविष्य की तैयारी थी। इसलिए तुम किसी भी दुश्मन को हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकते थे। तभी तांग सान एक कदम आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय दिखाई दे रहा था। वह तुम्हारी तरफ देखते हुए कहता है, माफ करना, लेकिन हम कभी तुम्हारे गुलाम नहीं बनेंगे। तुमने सी गॉड आइलैंड को बर्बाद कर दिया है। मैं तांग सान सबसे पहले तुम्हें रोकूंगा। उसके शब्दों में पूरा आत्मविश्वास था। आखिर वह सी गॉड का उत्तराधिकारी था और पूरी डुलियो कॉन्टिनेंट की आखिरी उम्मीद भी। तुम उसकी तरफ देखते हो और हल्की मुस्कान के साथ कहते हो, तांग सान, तुम्हारे अंदर सच में काफी हिम्मत है। इतना कहकर तुम धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ते हो। बाहर से तुम्हारी चाल भारी और धीमी दिखाई दे रही थी। देखने वालों को ऐसा लग रहा था कि इतना विशाल शरीर तेजी से हिल भी नहीं सकता। लेकिन यह सब जानबूझकर किया गया भ्रम था। तुम चाहते थे कि सामने वाले तुम्हारी असली गति का अंदाजा ही न लगा सकें, क्योंकि अगर तुम सच में पूरी रफ्तार से दौड़ते तो तुम्हारी स्पीड आसानी से सुपरसोनिक लेवल तक पहुंच जाती। सच कहें तो तुम्हें श्रेक सेवन मॉन्स्टर्स से कोई डर नहीं था। लेकिन एक चीज थी जिससे तुम पूरी तरह लापरवाह भी नहीं हो सकते थे, सी गॉड ट्राइडेंट। इस हथियार के बारे में तुम पहले से बहुत कुछ जानते थे। इस दुनिया में आने से पहले तुम हर हफ्ते डुलियो डालू एनीम देखते थे। लगभग 5 साल तक लगातार इस कहानी को फॉलो करने की वजह से तुम्हें सी गॉड ट्राइडेंट की असली क्षमता का अच्छी तरह अंदाजा था। यह सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि डिवाइन आर्टिफैक्ट था। अगर किसी तरह तांग सान इसके भीतर छिपी पूरी शक्ति को जगा देता तो लड़ाई का परिणाम कुछ समय के लिए बदल भी सकता था। इसलिए तुम उसे ध्यान से देख रहे थे। तभी वो सेक्सी चुपचाप सी गॉड की विशेष स्पिरिचुअल ट्रांसमिशन के जरिए तांग सान को कुछ बताने लगती है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अब तुम्हारी शक्ति पहले जैसी नहीं रही। स्टार लेवल की शक्ति पाने के बाद इतनी धीमी मानसिक तरंगें तुमसे छिप ही नहीं सकती थीं। तुम उनकी बातचीत का कुछ हिस्सा साफ साफ सुन लेते हो। अगले ही पल तुम्हारे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। अरे, मैं तो लगभग भूल ही गया था। तुम्हें तुरंत समझ आ जाता है कि वो सेक्सी तांग सान को डीप सी डीमन वेल्किंग के सोल रिंग और सोल बोन के बारे में बता रही है। वह चाहती थी कि किसी तरह तांग सान जल्दी से उन्हें हासिल कर ले और सी गॉड की विरासत पूरी कर दे। ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि दोनों बिल्कुल शांत खड़े हैं, लेकिन असल में दोनों लगातार सीक्रेट कम्युनिकेशन कर रहे थे। तुम मन ही मन सोचते हो, तो यही योजना है। मेरे सामने ही उत्तराधिकारी को विरासत सौंपने की तैयारी चल रही है। तुम्हारा मन तो करता है कि अभी इसी वक्त वो सेक्सी को एक थप्पड़ मारकर दूर उड़ा दो, लेकिन तुम खुद को रोक लेते हो। वजह साफ थी। अगर उसने गुस्से में डीप सी डीमन वेल किंग का सोल रिंग या सोल बोन नष्ट कर दिया तो तुम्हारा ही नुकसान होता। इसलिए तुम धैर्य से सही मौके का इंतजार करने लगते हो। कुछ ही सेकंड बाद तांग सान धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। उसकी चाल देखकर तुम तुरंत समझ जाते हो कि अब वह विरासत लेने के लिए निकलने वाला है। तुम मन ही मन हंसते हुए कहते हो, मेरे सामने ही शॉर्टकट लेकर सी गॉड बनने चले हो। इतना आसान नहीं होगा। जैसे ही तुम्हें उनकी असली योजना का पता चलता है, तुम्हारी आंखों की चमक बदल जाती है। अब तक तुमने अपनी असली स्पीड छिपा कर रखी थी, लेकिन इस बार तुमने फैसला कर लिया कि अब उन्हें तुम्हारी वास्तविक ताकत का एहसास होना चाहिए। अगले ही पल तुम्हारा विशाल शरीर तूफान की तरह हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। इतनी तेज रफ्तार की किसी की आंखें तुम्हारी हरकत तक नहीं पकड़ पाती। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता,
तुम सीधे तांग सान और बो सेक्सी के सामने पहुंचकर उनका रास्ता रोक देते हो। पूरा मैदान कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। शेख सेवन मॉन्स्टर्स की आंखों में साफ हैरानी दिखाई दे रही थी। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि अब तक तुमने उनसे लड़ते समय अपनी असली शक्ति का इस्तेमाल ही नहीं किया था। यहां तक कि बो सेक्सी भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाती है। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, अगर यह राक्षस शुरुआत से ही इतनी स्पीड इस्तेमाल करता तो शायद कोई भी उसके सामने एक पल नहीं टिक पाता। तभी शियाओ वो बिना डरे आगे बढ़ जाती है। वह तांग सान के सामने खड़ी होकर दृढ़ आवाज में कहती है, थर्ड ब्रदर, आप और सीनियर बो सेक्सी यहाँ से निकल जाइए। हम सब मिलकर इसे रोकेंगे। उसकी बात सुनकर तुम्हारे चेहरे पर हल्की नाराजगी दिखाई देती है। तुम मन ही मन सोचते हो, एनीन देखते समय भी यह लड़की हमेशा तांग सान के लिए अपनी जान देने को तैयार रहती थी और आज भी बिल्कुल वैसी ही है। फिर तुम उसकी तरफ देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहते हो, छोटी खरगोश, क्या तुमने कभी स्पाइसी रैबिट हेड का नाम सुना है? अगर रास्ते से नहीं हटी तो आज खुद उसका स्वाद चख लोगी। तुम्हारी आवाज सुनकर आसपास खड़े कई लोग डर से कांप उठते हैं, लेकिन शियाओ वो फिर भी अपनी जगह से नहीं हटती। दूसरी तरफ तांग सान बस इतना कहता है, शियाओ वो, अपना ध्यान रखना, और फिर वह बिना पीछे देखे तेजी से पीछे हटने लगता है। उसे पूरा भरोसा था कि उसके साथी कुछ समय तक तुम्हें रोक लेंगे, लेकिन तुम्हें उसकी यह सोच बेहद बचकानी लगती है। तुम मन ही मन हंसते हुए कहते हो, सच में सोचते हो कि मेरी आंखों के सामने डीप सी डीमन वेल किंग का सोल रिंग और सोल बोन हासिल कर लोगे? कितने भोले हो। तभी शियाओ वो अपनी चौथी सोल स्किल इनविंसिबल गोल्डन बॉडी सक्रिय कर देती है। सुनहरी रोशनी उसके पूरे शरीर को ढक लेती है और वह बिना किसी डर के सीधे तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती है। आम लोगों के लिए यह स्किल लगभग अजेय मानी जाती थी, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगा मानो कोई बच्चा पहाड़ रोकने की कोशिश कर रहा हो। तुम बिना घबराए बस अपना विशाल सिर थोड़ा सा झुकाते हो और अपने सुनहरे सींग से सीधे उस पर टक्कर मार देते हो। अगले ही पल सुनहरी ढाल कांच की तरह टूट जाती है। शियाओ वू की सबसे मजबूत रक्षा एक पल भी टिक नहीं पाती। तुम शांत आवाज में कहते हो, यह इनविंसिबल नहीं, सिर्फ सीमित समय की प्रोटेक्शन है, और चाहे यह सचमुच सोने की बनी होती तब भी मैं इसे निगल जाता। जोरदार टक्कर से शियाओ वो हवा में दूर तक उछल जाती है। उसका शरीर आसमान में एक लंबा चाप बनाते हुए सीधा तुम्हारे खुले हुए विशाल मुंह की तरफ गिरने लगता है। नीचे तुम्हारा मुंह किसी अंधेरे गर्त की तरह खुला हुआ था। शियाओ वो दर्द से अपनी आंखें बंद कर लेती है और मन ही मन सोचती है, थर्ड ब्रदर, शायद अब हम फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। झू झूछिंग तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन तुम अपनी पूंछ के एक ही वार से उसे दूर मलबे में फेंक देते हो। दाई मुबाई तुरंत व्हाइट टाइगर ट्रू बॉडी का उपयोग करके उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी उस जबरदस्त ताकत को रोक नहीं पाता। दोनों एक साथ कई बार जमीन पर लुढ़कते हुए दूर जा गिरते हैं। उधर मां होंगजुन के पैरों से जैसे ताकत ही खत्म हो जाती है और निंग रोंगरों के कांपते हाथों से 9 ट्रेजर ग्लेस्ड टाइल पगोड़ा तक ठीक से नहीं उठ पाती। उनके चेहरे पर साफ लिखा था, हम इस राक्षस को नहीं हरा सकते। ठीक उसी निर्णायक पल हवा को चीरती हुई एक सुनहरी चमक बिजली की तरह तुम्हारे सामने से गुजरती है। सी गॉड ट्राइडेंट तुम्हारे खुले हुए मुंह के ऊपर से बेहद सटीक कोण पर निकलता है और गिरती हुई शियाओ वू को बिल्कुल सही समय पर अपने सहारे उठा लेता है। फिर अपनी गति का इस्तेमाल करते हुए उसे सैकड़ों मीटर दूर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देता है। यह देखकर तुम पहली बार तांग सान की टाइमिंग और कंट्रोल की खुलकर तारीफ करते हो। तुम सीधे खड़े होकर अपने दोनों अगले पंजों से धीरे धीरे ताली बजाते हो, लेकिन तुम्हारी हर ताली के साथ ऐसी गर्जना गूंजती है कि पूरा सी गॉड आइलैंड कांप उठता है, मानो आसमान से बिजली गिर रही हो। तुम मुस्कुराते हुए कहते हो, बहुत बढ़िया तांग सान, यह चाल सच में शानदार थी, लेकिन अब तुमने मुझे सचमुच गुस्सा दिला दिया है। दूसरी तरफ तांग सान शियाओ वू को संभालते हुए घबराकर पूछता है, शियाओ वू, तुम ठीक तो हो? और इसी पल पूरी लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक चरण में प्रवेश कर जाती है। वीडियो शुरू होने से पहले मुझे आप सभी से एक स्पेशल अनाउंसमेंट करनी है। दोस्तों, हमारे स्वॉलोड स्टार का नया वीडियो पूरी तरह तैयार हो चुका है। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो अभी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं कल ही वह वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब बिना किसी देरी के चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। शियाओ वू को इतनी बुरी तरह घायल देखकर तांग सान का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। उसे तुम्हारी चुनौतियां, तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता।
उसकी पूरी नजर सिर्फ अपनी सबसे प्यारी शियाओ पर टिकी हुई थी। वह घबराते हुए उसकी तरफ दौड़ता है और ऊंची आवाज में पुकारता है, शियाओ, तुम ठीक तो हो? तुम यह सब देखकर मन ही मन हल्का सा मुस्कुराते हो। तुम सोचते हो, लगता है इस लड़के में अभी भी थोड़ी इंसानियत बाकी है। कम से कम इसने ताकत से पहले अपने प्यार को चुना। अगर यह पहले अपनी पावर के पीछे भागता तो आज इसे अपनी इस छोटी खरगोश को मेरे पेट के अंदर ढूंढना पड़ता। दूसरी तरफ शियाओ वो सी गॉड ट्राइडेंट का सहारा लेकर किसी तरह धीरे धीरे खड़ी होती है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसका बायां हाथ पूरी तरह टूट चुका था और अब वह उसे हिला भी नहीं पा रही थी। उसका बायां पैर भी बुरी तरह घायल था, इसलिए वह लंगड़ाते हुए मुश्किल से खड़ी थी। पूरे शरीर पर धूल, मिट्टी और खून लगा हुआ था। फिर भी उसके चेहरे पर हार मानने का कोई भाव नहीं था। तुम एक पल के लिए उसे ध्यान से देखते हो। इतनी चोट खाने के बाद भी उसकी हिम्मत देखकर तुम भी कुछ क्षण के लिए हैरान रह जाते हो। तुम मन ही मन सोचते हो, यह छोटी खरगोश जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा जिद्दी है। लेकिन अगले ही पल तुम अपना ध्यान वापस अपने असली लक्ष्य की तरफ मोड़ लेते हो। इसी समय वो सेक्सी भी तेजी से वहां पहुंच जाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा, चिंता, पछतावा और बेबसी सब एक साथ दिखाई दे रहे थे। वह एक नजर तांग सान को देखती है और सब कुछ समझ जाती है। अब साफ था कि तांग सान अपनी आगे की परीक्षा छोड़कर सी गॉड आइलैंड को बचाने के लिए लौट आया है। तुम हल्की हंसी के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहते हो, वो सेक्सी, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। डीप सी डीमन वेल किंग का सोल रिंग और सोल बोन मुझे सौंप दो। वैसे भी अब यह तुम्हारे किसी काम का नहीं है, वो सेक्सी बिना एक पल सोचे दृढ़ आवाज में जवाब देती है, नामुमकिन। यह सी गॉड लॉर्ड की विरासत है। मैं मर जाऊंगी लेकिन इसे तुम्हारे हाथ कभी नहीं लगने दूंगी। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ अपने कर्तव्य को निभाने का अटूट संकल्प था। उसी पल तुम्हें उसकी पूरी योजना समझ आ जाती है। वह शुरू से समय इसलिए बर्बाद कर रही थी ताकि तांग सान वापस आ सके और सी गॉड की पूरी विरासत हासिल कर ले। अगर तुम बीच में नहीं आते तो शायद उसकी योजना सफल भी हो जाती। तुम कुछ सेकंड तक उसे चुपचाप देखते रहते हो। फिर तुम्हारे चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। तुम्हारी आंखों में अब सिर्फ ठंडा गुस्सा दिखाई देता है। तुम भारी आवाज में कहते हो, बस, अब बहुत हो गया। अब मुझे उस सोल रिंग और सोल बोन की भी जरूरत नहीं रही। लेकिन आज तुम सब यहां से जिंदा नहीं जाओगे। अगर मुझे वह विरासत नहीं मिलेगी तो यह पूरा सी गॉड आइलैंड भी नहीं बचेगा। असल में सी गॉड की शक्ति निगलने के बाद तुम पहले ही स्टेलर लेवल तक पहुंच चुके थे। अब उस मिलियन ईयर सोल बीस्ट की ताकत तुम्हारे लिए उतनी मायने नहीं रखती थी। लेकिन तुम्हें हारना बिल्कुल पसंद नहीं था। कोई तुम्हारे सामने चाल चले, यह बात तुम्हें बिल्कुल मंजूर नहीं थी। इसलिए अब तुमने फैसला कर लिया कि पूरे सी गॉड आइलैंड का अंत कर दिया जाए। इतना कहते ही तुम्हारा विशाल शरीर अचानक जमीन से कई 100 मीटर ऊपर उछल जाता है। तुम्हारी पीठ से फैले काले पंख पूरी तरह खुल जाते हैं। अगले ही पल तुम ब्लैक हरिकेन की तरह हवा को चीरते हुए सीधे बो सेक्सी की तरफ टूट पड़ते हो। तुम्हारी स्पीड इतनी भयानक थी कि हवा तक फटने लगी। 99th लेवल लिमिट डुलियो होने के बावजूद वो सेक्सी तुम्हारी चाल तक नहीं देख पाती। उसे सिर्फ इतना महसूस होता है कि मौत उसकी तरफ बढ़ रही है। वह तुरंत अपनी पूरी सोल पावर इकट्ठा करके अपने सामने एक विशाल ब्लू बैरियर बना देती है। उसे पता था कि शायद वह इसे रोक नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी उसने आखिरी दम तक लड़ने का फैसला किया। लेकिन इस बार तुम्हारा हमला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। अगले ही पल पूरे सी गॉड आइलैंड में एक भयानक आवाज गूंजती है। ट्रैक वहां मौजूद हर व्यक्ति की सांसें थम जाती हैं। वो सेक्सी के शरीर पर चमक रहे उसके 9 सोल रिंग्स एक ही पल में टूटकर बिखर जाते हैं। यह सोल रिंग एक्सप्लोजन नहीं था, बल्कि तुम्हारी भयानक ताकत ने उन्हें जबरदस्ती चीरकर नष्ट कर दिया था। कई लोगों को सिर्फ एक काली चमक दिखाई देती है, जबकि कुछ को ऐसा लगा जैसे आसमान को चीरता हुआ एक विशाल पंजा पल भर के लिए प्रकट हुआ हो। यही तुम्हारी सबसे खतरनाक स्किल थी, स्काई स्प्लिटिंग क्लॉ। पहले यह सिर्फ एक फिजिकल अटैक था, लेकिन स्टेलर लेवल पर पहुंचने के बाद इसकी स्पीड और पावर दोनों कई गुना बढ़ चुकी थीं। अब सिर्फ एक वार से आसपास की हवा तक फट जाती थी और वैक्यूम शॉकवेव पैदा हो जाती थी। यह किसी साधारण सोल स्किल से हजारों गुना अधिक विनाशकारी बन चुकी थी। यहां तक कि सी गॉड का अवतार भी मुश्किल से ऐसी शक्ति दिखा पाया था। वो सेक्सी की आंखें पूरी तरह फैल जाती हैं। उसका दिमाग समझ ही नहीं पाता कि आखिर अभी हुआ क्या है।
उसके शरीर की नसें प्रतिक्रिया देती, उससे पहले ही उसकी सारी रक्षा पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। उसे महसूस होता है कि मौत अब उससे सिर्फ एक कदम दूर खड़ी है और पूरे सी गॉड आइलैंड पर विनाश की परछाई पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी है। बो सेक्सी का शरीर हवा में बुरी तरह उछल जाता है। उसकी सोल पावर पूरी तरह बिखर चुकी थी और अब उसके पास बचाव का कोई रास्ता नहीं था। सबकी आंखों के सामने वह धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है। पूरे सी गॉड आइलैंड पर सन्नाटा छा जाता है। किसी ने भी कभी नहीं सोचा था कि समुद्र की सबसे शक्तिशाली लिमिट डुलियो इस तरह एक ही बार में पराजित हो जाएगी। तुम ठंडी निगाहों से उसे देखते हुए कहते हो अलविदा। वो सेक्सी अभी कुछ पल पहले तक सबको लग रहा था कि तुम महिलाओं पर हाथ नहीं उठाते, लेकिन अगले ही क्षण तुम अपनी विशाल टांग उठाकर उसके ऊपर अंतिम वार करने के लिए पूरी ताकत से नीचे लाते हो। अगर यह हमला लग जाता तो वो सेक्सी का शरीर उसी पल चकनाचूर हो जाता। तभी आखिरी सांसें गिन रहा तांग चेन अचानक पूरी ताकत जुटाकर हवा में छलांग लगा देता है। वह अपने शरीर को वो सेक्सी के सामने ढाल की तरह फैला देता है और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। मौत ठीक सामने खड़ी थी, लेकिन दोनों के चेहरों पर अब कोई डर नहीं था। उस एक पल में उनकी पूरी जिंदगी उनकी आंखों के सामने घूम जाती है। तांग चेन को वह दिन याद आता है जब उसने बो सेक्सी से कहा था, जब तक मैं भगवान नहीं बन जाता मैं वापस नहीं लौटूंगा। मैं एक दिन ऐसा इंसान बनूंगा जो तुम्हारे योग्य होगा। लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। वह षड्यंत्र का शिकार हुआ, स्लॉटर किंग बन गया और अपनी पूरी जिंदगी भटकता रहा। दूसरी तरफ बो सेक्सी की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह मन ही मन सोचती है, मूर्ख इंसान, मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी नहीं चाहिए था। मुझे तो बस तुम चाहिए थे। काश तुम उस दिन वापस आ जाते। दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं। उनके चेहरों पर दर्द था, लेकिन पछतावा अब नहीं था। आखिरकार इतने वर्षों बाद दोनों एक साथ थे। तुम यह दृश्य देखकर कुछ पल के लिए रुक जाते हो, लेकिन अगले ही क्षण तुम्हारी आंखों में फिर वही ठंडा भाव लौट आता है। तुम भारी आवाज में कहते हो, अगर तुम दोनों ने अपनी किस्मत स्वीकार कर ली है तो मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा भी पूरी कर देता हूं। सिर्फ तुम दोनों नहीं, आज पूरा सी गॉड आइलैंड तुम्हारे साथ खत्म होगा। इतना कहते ही तुम्हारा भयानक हमला सीधे नीचे गिरता है। भयंकर शॉकवेव पूरे द्वीप में फैल जाती है। जमीन फटने लगती है, पहाड़ टूटने लगते हैं और चारों तरफ विशाल दरारें दिखाई देने लगती हैं। तुम्हारा विशाल शरीर लगातार नीचे धंसता चला जाता है। 10 सेकंड भी नहीं बीतते कि पूरा सी गॉड आइलैंड जोर जोर से कांपने लगता है। चारों तरफ से समुद्र का पानी फटी हुई जमीन के अंदर घुसने लगता है। ऐसा लग रहा था मानो पूरा द्वीप समुद्र के अंदर डूबने वाला हो। दूर खड़ी सी मेडन डुलियो घबराकर चिल्लाती है, यह पूरे आइलैंड की फाउंडेशन तोड़ रहा है। उसके मरमेड ब्लड लाइन की वजह से वह समुद्र और धरती के बदलाव को सबसे पहले महसूस कर लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वर्षों से जिसकी रक्षा की थी, वही सी गॉड आइलैंड उसकी आंखों के सामने खत्म हो रहा था। उधर तांग सान यह सब देखकर पूरी तरह सन्न रह जाता है। वह समझ जाता है कि यह राक्षस सिर्फ लोगों को मारने नहीं आया, बल्कि पूरे सी गॉड आइलैंड को हमेशा के लिए मिटा देना चाहता है। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, यह आखिर है कौन? इतनी निर्दयता, इतनी भयानक ताकत, आखिर यह आया कहां से है? लेकिन अगले ही पल उसकी नजर फिर शियाओ वू पर जाती है। बाकी सब कुछ भूलकर वह बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। वह घुटनों के बल बैठकर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और घबराकर पूछता है, शियाओ वू, तुम ठीक तो हो? शियाओ वू दर्द से मुस्कुराने की कोशिश करती है। वह धीरे से अपना सिर तांग सान के कंधे पर रख देती है और धीमी आवाज में कहती है, थर्ड ब्रदर, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा आराम कर लूंगी, फिर लड़ सकूंगी। इस बार यह कोई रोमांटिक पल नहीं था। दोनों अच्छी तरह जानते थे कि उनके सामने खड़ा दुश्मन अब तक का सबसे खतरनाक शत्रु था। अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो सिर्फ सी गॉड आइलैंड ही नहीं, पूरा डुलियो कॉन्टिनेंट भी उसके आतंक से नहीं बच पाएगा। दूसरी तरफ तुम समुद्र के बीच खड़े पूरे आइलैंड को धीरे धीरे टूटते हुए देखते हो। तुम्हारे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। तुम्हारे लिए यह सब सिर्फ शुरुआत थी। असली युद्ध अभी बाकी था, क्योंकि अब आखिरकार तुम्हारा सामना डुलियो कॉन्टिनेंट के असली मेन कैरेक्टर टैंग सैन से होने वाला था। बाकी सभी लोग किसी तरह उठ खड़े हुए। शुक्र था कि ऑस्कर ने पहले से काफी रिकवरी सॉसेज तैयार कर रखे थे, जो अब सबकी जान बचाने में काम आ रहे थे। तांग सान ने तुरंत कहा, सब लोग अलग मत होना।
जितने लोगों को बचा सकते हो बचाओ। इतनी भयानक तबाही के बीच भी वह दूसरों की जान बचाने की सोच रहा था। तभी एक आवाज गूंजी, तुम लोगों की हालत खुद इतनी खराब है, फिर भी दूसरों को बचाने चले हो। तभी समुद्र की एक विशाल लहर तट से टकराई और उसी के साथ दूर जा गिरी मैजिक सोल ग्रेट व्हाइट शार्क कबीले की मुखिया शाओबाई। निंगरोंगरोंग ने सबसे पहले उसे देखा। वह खुद डरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने शाओबाई को घसीटकर ऑस्कर के पास पहुंचाया। ऑस्कर ने तुरंत उसे रिकवरी सॉसेज खिलाया। कुछ ही देर में शाओबाई को होश आ गया, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पूरा समुद्र देव द्वीप टूट चुका था और धीरे धीरे समुद्र में डूब रहा था। ये ये क्या हो गया? हमारा समुद्र देव द्वीप, मेरा घर। वह फूट फूट कर रोने लगी। अपनी आंखों के सामने अपने घर को खत्म होते देख उसका दिल टूट गया, लेकिन अब कोई कुछ नहीं कर सकता था। आखिर पोसी ने मरने से पहले भी तुम्हें भड़काने की गलती कर दी थी। तुम्हें तो सिर्फ डीप सी डेमन वेल किंग का सोल रिंग और सोल बोन चाहिए था। जब तांग सान ने भी उन्हें छोड़ दिया था, तब भी किसी ने उन्हें तुम्हें नहीं दिया। असल में वे चीजें उसी राक्षस की थीं जिसे तुमने खुद मारा था। वह तो बस अपना शिकार वापस लेने आया था, लेकिन घमंड और पूर्वाग्रह ने सबको अंधा बना दिया। इस विनाश में कोई भी पूरी तरह निर्दोष नहीं था। तभी तुम द्वीप के दूसरी ओर फिर से दिखाई दिए। तुम्हारे बनाए विशाल गड्ढे से लगातार समुद्र का पानी अंदर घुस रहा था, जिससे पूरा द्वीप और तेजी से डूबने लगा। शाओबाई ने तुम्हें देखते ही लाल आंखों से चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगी, और बिना कुछ सोचे तुम्हारी ओर दौड़ पड़ी। यह हमला नहीं बल्कि आत्महत्या थी। तांग सान जानता था कि समुद्र देव का उत्तराधिकारी होने के नाते डीप सी डेमन वेल किंग का सोल रिंग और सोल बोन कहाँ छिपे हैं। उसे अब भी उम्मीद थी कि शायद उन्हें बचाया जा सके, लेकिन उसे नहीं पता था कि तुम दोबारा सतह पर उन दोनों चीजों के लिए नहीं बल्कि समुद्र देव के दिव्य हथियार सी गॉड ट्राइडेंट के लिए आए थे। वह एक दिव्य अस्त्र था जिसमें समुद्र देव के जीवन भर की शक्ति समाई हुई थी। अगर तुम उसे निगल लेते तो तुम्हारी ताकत इतनी बढ़ जाती कि डीप सी डेमन वेल किंग का सोल रिंग और सोल बोन भी उसके सामने कुछ नहीं थे। हालांकि समुद्र की गहराई से बाहर निकलना बहुत जोखिम भरा था, लेकिन बड़ा खतरा हमेशा बड़ा इनाम लेकर आता है। पहले की लड़ाई में तुम ट्राइडेंट को अच्छी तरह देख चुके थे। अगर उसके नुकीले हिस्से से बचकर सिर्फ डंडे वाले हिस्से को पकड़ लिया जाए तो उसे निगला जा सकता था। शाओबाई लगातार तुम्हें काटती रही, लेकिन तुम उसे घसीटते हुए रेत पर आगे बढ़ते रहे। तभी तांग सान की आंखें पूरी तरह लाल हो गईं। उसे छोड़ दो, उसने समुद्र देव की 13 चालों का सबसे शक्तिशाली प्रहार इस्तेमाल किया। उसने अपनी सारी आत्मिक शक्ति, वर्षों की साधना और मानसिक ऊर्जा एक ही बार में समेट दी। उसके शरीर के बाहर मौजूद 2 लाल लाख वर्षीय सोल रिंग जोर जोर से कांपने लगे। आकाश में समुद्र देव की दिव्य शक्ति भी उसकी सहायता कर रही थी। यह ऐसा हमला था कि देवता भी उससे डरते। लेकिन उसी क्षण तुमने अपनी गुप्त तकनीक का प्रयोग किया और अपनी गति कई गुना बढ़ा दी। इसकी कीमत यह थी कि तुम्हारा शरीर और भी विशाल हो गया। बड़ा शरीर आसान निशाना बन जाता है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। तांग सान का वार तुम्हारे बाएं कंधे को चीरता हुआ निकल गया। तुम्हारी काली कठोर चमड़ी टूट गई और हरे रंग का जहरीला खून चारों ओर फैल गया। यह तुम्हारे जीवन की पहली चोट थी। लेकिन सामने वाले खुश होने से पहले ही समझ गए कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आखिर तुम स्टार स्काई बीस्ट थे। तुम्हारी रक्षा शक्ति अविश्वसनीय थी। जब तक आसपास निगलने लायक पदार्थ मौजूद था, तुम्हारे घाव पल भर में भर सकते थे। तांग सान के इस दिव्य वार की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि सी गॉड ट्राइडेंट को वापस हाथ में लेना ही पड़ता था। तुम इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। ट्राइडेंट लौटने से पहले ही तुमने बिजली जैसी तेजी से छलांग लगाई और उसके डंडे को अपने जबड़ों में जकड़ लिया। क्रैक बादाम टूटने जैसी आवाज आई। जिस दिव्य अस्त्र को अटूट माना जाता था, उसका 1/3 हिस्सा तुम्हारे दांतों में टूट गया। वाह, स्वाद तो कमाल का है। ट्राइडेंट मुंह में जाते ही ऊर्जा बनकर तुम्हारे शरीर में समाने लगा। तांग सान स्तब्ध रह गया। उसे पता था कि यह जोखिम है, फिर भी गुस्से में उसने अपना सबसे कीमती हथियार फेंक दिया था। अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। कुछ ही निवालों में पूरा सी गॉड ट्राइडेंट तुम्हारे शरीर का हिस्सा बन चुका था। असल में तांग सान अभी तक उस दिव्य अस्त्र की असली शक्ति का 10वां हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं कर पाया था। उसमें इतनी दिव्य ऊर्जा भरी थी कि शायद स्वयं समुद्र देव भी उसे पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते थे। अगर उसकी पूरी शक्ति एक साथ मुक्त हो जाती तो पूरा समुद्र देव द्वीप एक पल में चकनाचूर हो जाता। ट्राइडेंट को निगलते ही तुम्हारे शरीर के भीतर समुद्र देव का प्रकाश बहने लगा।
पहली बार तुम्हें लगा कि तुम्हारा इस पूरे द्वीप से कोई गहरा संबंध बन गया है। उसी एहसास के सहारे तुम्हें एक अत्यंत शक्तिशाली आत्मिक ऊर्जा का स्रोत महसूस हुआ। वह था डीप सी डेमन वेल किंग का सोल रिंग और सोल बोन। ओसी ने उन्हें समुद्र देव की दिव्य रोशनी से ढककर द्वीप की सबसे गहरी गुप्त कोठरी में छिपा दिया था। केवल वही व्यक्ति उस स्थान को महसूस कर सकता था जिसके पास समुद्र देव की शक्ति हो। इसलिए तुम पहले पूरे द्वीप की तलाश करने के बाद भी उन्हें नहीं ढूंढ पाए थे। वह गुप्त कक्ष केवल खजाना नहीं था, बल्कि पूरे द्वीप की समुद्र देव शक्ति का केंद्र भी था। अगर वह नष्ट हो जाता तो पूरे द्वीप का दिव्य प्रकाश हमेशा के लिए बिखर जाता। अब जैसे जैसे द्वीप टूट रहा था, वह गुप्त स्थान भी पूरी तरह सामने आ चुका था। तो तुम यहाँ छिपे थे। तुमने तुरंत अपनी विशाल पूंछ घुमाई। समुद्र कई मीटर ऊंचा उठ गया और विशाल जलस्तंभ तथा भंवर बनकर सभी लोगों पर टूट पड़े। हर कोई अपनी जान बचाने में उलझ गया और तुम उसी मौके का फायदा उठाकर तेजी से समुद्र की गहराई में उतर गए। रास्ते में ही तुमने अपना विशाल मुंह खोल दिया। वह गुप्त कक्ष किसी अज्ञात धातु से बना था। पहले समुद्र देव की रोशनी ने उसे तुम्हारी नजरों से छिपा रखा था, लेकिन अब वह पूरी तरह असुरक्षित था। अब तुम भी मेरी शक्ति बन जाओ, बाहर मौजूद तांगसान और उसके साथी कुछ नहीं कर सकते थे। इतने भयानक दुश्मन के सामने अपनी जान बचा लेना ही उनके लिए सबसे बड़ी बात थी। इसी बीच सभी लोग भागते भागते अलग हो गए और तभी एक हादसा हो गया। निंग रोंगरोंग, जो पूरी टीम की सबसे कमजोर सहायक आत्मा गुरु थी, इतनी भीषण तबाही में खुद को संभाल नहीं पाई। एक विशाल जलभंवर ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। भंवर के नीचे अथाह गहराई वाला समुद्री चक्रवात था। अगर वह उसमें गिर जाती तो बचना लगभग असंभव था। रोंगरोंग, डरो मत, मेरा हाथ पकड़ो। ऑस्कर बिना एक पल गवाए उसकी ओर उड़ पड़ा। फीनिक्स की शक्ति से उसे कुछ समय के लिए उड़ने की क्षमता मिली थी। उसने किसी तरह रोंगरोंग का हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसके पंख पहले ही समुद्री पानी से भीग चुके थे। वे अब ठीक से उड़ नहीं सकते थे। प्रकृति की इस भयानक शक्ति के सामने इंसान कितना कमजोर होता है, यह साफ दिखाई दे रहा था। फिर भी ऑस्कर पीछे नहीं हटा। उसे पता था कि शायद वह खुद नहीं बचेगा, फिर भी उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर रोंगरोंग को भंवर से बाहर फेंक दिया। वह दूर एक चट्टान पर गिरकर बच गई, लेकिन अगले ही पल ऑस्कर खुद उस विशाल भंवर की गिरफ्त में आ गया। उसने कई बार बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर बार पानी उसे और नीचे खींच लेता। ऑस्कर, रोंगरोंग की दर्दभरी चीख पूरे समुद्र में गूंज उठी। ऑस्कर का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। उसने कांपते हुए कहा, रोंगरोंग, मेरा इंतजार करना, मैं वापस आऊंगा। उसने आखिरी बार अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, लेकिन समुद्र की अथाह गहराई से आती एक अजय शक्ति उसे लगातार नीचे खींचती चली गई। और जैसे ही उसका पूरा शरीर पानी में समा गया, उसने समुद्र की गहराई में अपनी ओर बढ़ती एक विशाल काली परछाई को देख लिया। तुम्हारी विशाल आंखें पानी के भीतर ऑस्कर को घूर रही थीं। तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि तुम्हारे मन में कोई अच्छा इरादा नहीं है। तुम मन ही मन मुस्कुराए, तुम्हारी पहचान मेरे लिए बिल्कुल सही है। मुझे एक इंसानी अवतार की जरूरत थी। सच तो यह था कि ऑस्कर के पास बच निकलने का मौका था। आखिर वह अब एक शक्तिशाली सोल डॉलवो बन चुका था और इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। लेकिन शुरुआत से ही तुमने उसे अपना लक्ष्य बना लिया था। स्टार स्काई बीस्ट की विरासत में एक गुप्त तकनीक थी, जिससे अपनी आत्मा का एक हिस्सा किसी दूसरे शरीर में डालकर उसकी पहचान में जिया जा सकता था। बिल्कुल वैसे ही जैसे निकलने वाले ब्रह्मांड की दुनिया में लो फेंग ने गोल्डन हॉर्न बीस्ट का शरीर अपने कब्जे में लिया था। वही विरासत अब तुम्हारे पास भी थी। समुद्र देव द्वीप पर कब्जा करने के बाद तुम्हारा अगला लक्ष्य पूरा डोलो महाद्वीप था। तुम्हें याद था कि स्टार लो साम्राज्य और हेवन दो साम्राज्य की संयुक्त सेना ने हाल ही में वुहुन साम्राज्य के साथ जियालिंग दर्रे पर भयंकर युद्ध लड़ा था। इंसानी दुनिया में लगातार विशालकाय दैत्य के रूप में घूमना बहुत ज्यादा ध्यान खींचता, इसलिए तुम्हें एक इंसानी पहचान चाहिए थी। और ऑस्कर खुद चलकर तुम्हारे सामने आ गया। जैसे ही तुम्हारा आत्मा अवतार उसके शरीर में समाया, उसकी पूरी जिंदगी की यादें तुम्हारे दिमाग में उमड़ पड़ी। यादें पढ़ते पढ़ते तुम हैरान रह गए। डोलो महाद्वीप में तुम्हारे जैसा सीधा साधा आदमी भी होता है। निंग रोंगरोंग जैसी खूबसूरत लड़की तुम्हारे साथ रही और तुम दोनों ने हाथ पकड़ने और गले मिलने से आगे कुछ किया ही नहीं। तुम्हारे भीतर मौजूद पृथ्वी से आए यात्री की आत्मा बार बार उसका मजाक उड़ाने लगी। तुमने सोचा, अगर मैं इसकी जगह होता तो अब तक बच्चे भी बड़े हो चुके होते। निंग रोंगरोंग के पास खूबसूरती है, शानदार शरीर है, कोमल स्वभाव है और इतना बड़ा परिवार भी। फिर भी इतने समय में कोई प्रगति नहीं हुई।
सच में तुम्हारा शरीर छिन जाना तय ही था, लेकिन तुम अच्छी तरह जानते थे कि हमेशा ऑस्कर की पहचान में नहीं रहना है। तुम्हारा असली उद्देश्य अपने मूल दैत्य शरीर को लगातार मजबूत बनाना था। मौजूदा हालात के हिसाब से अगर पूरा डोलुओ महाद्वीप और देवलोक भी जीत लिया जाए, तब भी तुम्हारी ताकत अधिकतम एक तारकीय स्तर तक ही पहुंचेगी। उस शक्ति के साथ अगर कभी निगलने वाले ब्रह्मांड की दुनिया में गए, तो शायद लो फेंग का सामना भी नहीं कर पाओगे। उसके पास बाबाटा जैसा मार्गदर्शक था, जबकि तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं था। तुमने मन में फैसला किया, नहीं, मुझे अपनी ताकत बढ़ाने की रफ्तार तेज करनी होगी। मुझे बेहिसाब धातु निगलनी होगी और किसी तरह पूरे डोलुओ ग्रह को अपने छोटे ब्रह्मांड में समाहित करना होगा। तभी भविष्य में अपने असली दुश्मनों से लड़ पाऊंगा। तुम्हें वह गोल्डन हॉर्न बीस्ट याद आया जो कभी पृथ्वी पर पहुंचा था? उसकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसे पता ही नहीं था कि लो फेंग के पीछे कितने शक्तिशाली लोग खड़े हैं। तुम्हारी हालत उससे भी खराब थी। अगर पर्याप्त शक्ति हासिल किए बिना उस दुनिया में चले गए, तो तुम्हारा भी वही अंजाम होगा। इसलिए चाहे आज डोलुओ महाद्वीप में तुम्हारे सामने कोई टिक न पाए, फिर भी तुम्हें हर कीमत पर और तेजी से बढ़ना था। हालांकि डोलुओ महाद्वीप भी तुम्हारे लिए बेकार नहीं था। युद्धों के इस दौर में यहाँ धातु उद्योग बहुत विकसित हो चुका था। अभी अभी खत्म हुए जियालिंग दर्रे के युद्ध में लगभग 20 लाख सैनिक लड़े थे। मैदान में अनगिनत टूटे हथियार, बिखरे कवच, युद्ध मशीनें और धातु से बनी असंख्य चीजें पड़ी थीं। यह सब तुम्हारे लिए ऊर्जा का अथाह भंडार था। तुम मुस्कुराए, अगर दुनिया के सारे हथियार ही खत्म कर दूं तो शायद दुनिया में शांति भी आ जाए। फिर तुम्हें निंगरोंगरों का ख्याल आया। पहले यह धातुओं की दावत खत्म कर लूं, फिर उससे मिलने भी चला जाऊंगा। अगर सब कुछ सही रहा तो ऑस्कर की पहचान का इस्तेमाल करके शायद शियाओ वू को भी अपने करीब ला सकूं। जू जूछिंग भी बुरी नहीं है। और लियू एरलोंग। इतना सोचते सोचते तुम खुद ही समझ गए कि अब तुम्हारा आत्मविश्वास जरूरत से ज्यादा बढ़ चुका है। तभी समुद्र की सतह पर हलचल हुई। लहरों के बीच एक सफेद आकृति तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ रही थी। वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक मैजिक सोल ग्रेट व्हाइट शार्क थी। उसकी आभा बाकी शार्कों से बिल्कुल अलग थी। उसने अभी इंसानी रूप नहीं लिया था, फिर भी उसमें एक राजसी गरिमा साफ झलक रही थी। तुमने तुरंत उसे पहचान लिया। बाई शुशु, पहले तुमने उसे दूर से तांग सान के साथ देखा था। अगर तुम्हें सही याद था तो भविष्य में वही डोलुओ श्रृंखला की प्रमुख नायिकाओं में से एक बनने वाली थी। वह मैजिक सोल ग्रेट व्हाइट शार्क कबीले की राजकुमारी थी और इंसानी रूप लेने के बाद उसकी सुंदरता देखकर नायक तक हैरान रह गया था। जैसे ही उसने तुम्हारी पहचान की पुष्टि की, तुमने सीधे आदेश दिया। डीप सी डेमन वेल किंग के सोल रिंग और सोल बोन को निगलने के बाद तुम्हारे भीतर उसकी रक्तरेखा की शक्ति आ चुकी थी। साथ ही तुम्हारे पास समुद्र देव की शक्ति का भी एक हिस्सा था। इस पूरे समुद्र में अब तुम समुद्र देव के सबसे करीब मौजूद प्राणी थे। और मैजिक सोल ग्रेट व्हाइट शार्क कबीला तो हमेशा से समुद्र देव का सेवक रहा था। तुम्हें देखते ही बाई शुशु की आंखों में डर भर गया। उसका शरीर विरोध करना चाहता था, लेकिन रक्तरेखा का दबाव उसे मजबूर कर रहा था। वह धीरे धीरे तुम्हारी ओर बढ़ी और गुस्से से बुदबुदाई, तुम बुरे इंसान हो। तुमने मेरी माँ और हमारे पूरे कबीले को नुकसान पहुंचाया। वह तुम्हें अपना दुश्मन मान चुकी थी, लेकिन तुम्हें उसकी नफरत से कोई फर्क नहीं पड़ा। तुमने ठंडी आवाज में कहा, जल्दी यहाँ आओ। अगर देर की तो तुम्हें भी तुम्हारे पूर्वजों के पास भेज दूंगा। यह सीधी मौत की धमकी थी। तुम्हारी भयानक आभा और आदेश का विरोध करने की उसमें ताकत नहीं थी। कांपते हुए वह आखिर तुम्हारे पास आ गई। तुमने मुस्कुराकर कहा, आज से तुम मेरी सेविका हो। अच्छा काम करोगी तो मैं तुम्हें जल्दी इंसानी रूप लेने में मदद करूंगा। अगले ही पल तुम्हारा विशाल दैत्य शरीर तेजी से छोटा होने लगा। काली और सुनहरी ऊर्जा एक दूसरे में घुलने लगी और तुमने अपने असली शरीर को छिपाकर ऑस्कर के मानव अवतार में प्रवेश कर लिया। फिर बिना उसकी अनुमति के सीधे बाई शुशु की पीठ पर बैठ गए और जोर जोर से हंसने लगे। कभी तुम्हारी माँ समुद्र देव की सवारी थी, आज से तुम मेरी सवारी बनोगी। तुम्हारे चेहरे पर पहले वाली शांति का नामोनिशान नहीं था। बाई शुशु के दिल में अपमान की आग जल उठी, लेकिन डर उससे भी बड़ा था। वह सिर झुकाकर चुपचाप तुम्हें लेकर डोलुओ महाद्वीप के बंदरगाह की ओर तैरने लगी। उस समय सुबह का धुंधभरा माहौल था। जियालिंग दर्रे का युद्ध क्षेत्र पूरी तरह शांत पड़ा था। चारों तरफ अनगिनत लाशें बिखरी थीं, जिन पर कौए और गिद्ध मंडरा रहे थे। हेवन दो साम्राज्य और वुहुन साम्राज्य दोनों की ओर से शव इकट्ठा करने वाली टुकड़ियां पहुंच चुकी थीं। अगर रास्ते में दोनों पक्ष आमने सामने भी आ जाते तो बिना लड़ाई के बस एक दूसरे को रास्ता देकर अपने काम में लग जाते।
आखिर इस युद्ध का असली कारण आम सैनिक नहीं बल्कि बड़े लोगों की महत्वाकांक्षा थी। जैसे वुहुन साम्राज्य की महारानी बीबी डोंग और तांग सान के बीच की दुश्मनी। हर कोई जानता था कि जब किसी महत्वाकांक्षी महिला के मन में बदले की आग जल उठे तो उसका परिणाम कितना भयानक होता है। यहाँ तक कि कई लोग कहते थे कि बीबी डोंग ने यह पूरा युद्ध सिर्फ यू शियाओगांग का दिल वापस पाने के लिए शुरू किया था। तभी एक सैनिक ने धीरे से कहा, कप्तान, आज सामने वाला इलाका कुछ ज्यादा ही शांत है। कई दिनों से श्रेक अकादमी के लोग दिखाई नहीं दिए। दर्जनों सैनिक घने कोहरे का फायदा उठाकर शव इकट्ठा करने आए थे। कुछ लोग तो इनाम पाने के लिए अलग अलग लाशों पर कवच पहनाकर उन्हें पहचानने लायक बना देते थे ताकि परिवार वालों को शक न हो। तभी कप्तान फुसफुसाया, चुप रहो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आज श्रेक अकादमी वालों से सामना हो। पिछली लड़ाई के बाद श्रेक अकादमी का नाम पूरे वुहुन साम्राज्य के सैनिकों के लिए डर का दूसरा नाम बन चुका था, खासकर तानसान, जिसने महारानी बीबी डोंग की जान लगभग ले ली थी। लेकिन उससे भी ज्यादा भयावह था उसके पिता तांग हाओ का आगमन, जिसने केवल एक हथौड़े के वार से 98वें स्तर के गोल्ड क्रोकोडाइल डॉलुओ को पूरी तरह दबा दिया था। अब श्रेक सेवन डेविल्स का नाम सुनते ही वुहुन साम्राज्य के सैनिकों के चेहरे का रंग उड़ जाता था। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और जो मैंने पहले अनाउंसमेंट किया था, अगर आपको उसका न्यू वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख देना। अगर उसमें कमेंट आ गए तो उसका वीडियो आ जाएगा, क्योंकि उसमें तुम लोग सपोर्ट नहीं दिख रहे हो। तुम लोग बता देना लाना है कि नहीं। वीडियो शुरू होने से पहले मुझे आप सभी से एक स्पेशल अनाउंसमेंट करनी है। दोस्तों, हमारे स्वॉलोड स्टार का नया वीडियो पूरी तरह तैयार हो चुका है। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो अभी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं कल ही वह वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब बिना किसी देरी के चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। शियाओ वू को इतनी बुरी तरह घायल देखकर तांग सान का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। उसे तुम्हारी चुनौतियां, तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी पूरी नजर सिर्फ अपनी सबसे प्यारी शियाओ वू पर टिकी हुई थी। वह घबराते हुए उसकी तरफ दौड़ता है और ऊंची आवाज में पुकारता है, शियाओ वू, तुम ठीक तो हो? तुम यह सब देखकर मन ही मन हल्का सा मुस्कुराते हो। तुम सोचते हो, लगता है इस लड़के में अभी भी थोड़ी इंसानियत बाकी है। कम से कम इसने ताकत से पहले अपने प्यार को चुना। अगर यह पहले अपनी पावर के पीछे भागता तो आज इसे अपनी इस छोटी खरगोश को मेरे पेट के अंदर ढूंढना पड़ता। दूसरी तरफ शियाओ वू सी गॉड ट्राइडेंट का सहारा लेकर किसी तरह धीरे धीरे खड़ी होती है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसका बायां हाथ पूरी तरह टूट चुका था और अब वह उसे हिला भी नहीं पा रही थी। उसका बायां पैर भी बुरी तरह घायल था, इसलिए वह लंगड़ाते हुए मुश्किल से खड़ी थी। पूरे शरीर पर धूल, मिट्टी और खून लगा हुआ था। फिर भी उसके चेहरे पर हार मानने का कोई भाव नहीं था। तुम एक पल के लिए उसे ध्यान से देखते हो। इतनी चोट खाने के बाद भी उसकी हिम्मत देखकर तुम भी कुछ क्षण के लिए हैरान रह जाते हो। तुम मन ही मन सोचते हो, यह छोटी खरगोश जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा जिद्दी है। लेकिन अगले ही पल तुम अपना ध्यान वापस अपने असली लक्ष्य की तरफ मोड़ लेते हो। इसी समय वो सेक्सी भी तेजी से वहां पहुंच जाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा, चिंता, पछतावा और बेबसी सब एक साथ दिखाई दे रहे थे। वह एक नजर तांग सान को देखती है और सब कुछ समझ जाती है। अब साफ था कि तांग सान अपनी आगे की परीक्षा छोड़कर सी गॉड आइलैंड को बचाने के लिए लौट आया है। तुम हल्की हंसी के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहते हो, वो सेक्सी, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। डीप सी डीमन वेल किंग का सोल रिंग और सोल बोन मुझे सौंप दो। वैसे भी अब यह तुम्हारे किसी काम का नहीं है, वो सेक्सी बिना एक पल सोचे दृढ़ आवाज में जवाब देती है, नामुमकिन। यह सी गॉड लॉर्ड की विरासत है। मैं मर जाऊंगी लेकिन इसे तुम्हारे हाथ कभी नहीं लगने दूंगी। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ अपने कर्तव्य को निभाने का अटूट संकल्प था। उसी पल तुम्हें उसकी पूरी योजना समझ आ जाती है। वह शुरू से समय इसलिए बर्बाद कर रही थी ताकि तांग सान वापस आ सके और सी गॉड की पूरी विरासत हासिल कर ले। अगर तुम बीच में नहीं आते तो शायद उसकी योजना सफल भी हो जाती। तुम कुछ सेकंड तक उसे चुपचाप देखते रहते हो, फिर तुम्हारे चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। तुम्हारी आंखों में अब सिर्फ ठंडा गुस्सा दिखाई देता है। तुम भारी आवाज में कहते हो, बस, अब बहुत हो गया। अब मुझे उस सोल रिंग और सोल बोन की भी जरूरत नहीं रही। लेकिन आज तुम सब यहां से जिंदा नहीं जाओगे।
अगर मुझे वह विरासत नहीं मिलेगी तो यह पूरा सी गॉड आइलैंड भी नहीं बचेगा। असल में सी गॉड की शक्ति निगलने के बाद तुम पहले ही स्टेलर लेवल तक पहुंच चुके थे। अब उस मिलियन ईयर सोल बीस्ट की ताकत तुम्हारे लिए उतनी मायने नहीं रखती थी, लेकिन तुम्हें हारना बिल्कुल पसंद नहीं था। कोई तुम्हारे सामने चाल चले, यह बात तुम्हें बिल्कुल मंजूर नहीं थी। इसलिए अब तुमने फैसला कर लिया कि पूरे सी गॉड आइलैंड का अंत कर दिया जाए। इतना कहते ही तुम्हारा विशाल शरीर अचानक जमीन से कई 100 मीटर ऊपर उछल जाता है। तुम्हारी पीठ से फैले काले पंख पूरी तरह खुल जाते हैं। अगले ही पल तुम ब्लैक हरिकेन की तरह हवा को चीरते हुए सीधे बो सेक्सी की तरफ टूट पड़ते हो। तुम्हारी स्पीड इतनी भयानक थी कि हवा तक फटने लगी। 99th लेवल लिमिट डुलियो होने के बावजूद वो सेक्सी तुम्हारी चाल तक नहीं देख पाती। उसे सिर्फ इतना महसूस होता है कि मौत उसकी तरफ बढ़ रही है। वह तुरंत अपनी पूरी सोल पावर इकट्ठा करके अपने सामने एक विशाल ब्लू बैरियर बना देती है। उसे पता था कि शायद वह इसे रोक नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी उसने आखिरी दम तक लड़ने का फैसला किया। लेकिन इस बार तुम्हारा हमला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। अगले ही पल पूरे सी गॉड आइलैंड में एक भयानक आवाज गूंजती है। ट्रैक वहां मौजूद हर व्यक्ति की सांसें थम जाती हैं। वो सेक्सी के शरीर पर चमक रहे उसके 9 सोल रिंग्स एक ही पल में टूटकर बिखर जाते हैं। यह सोल रिंग एक्सप्लोजन नहीं था, बल्कि तुम्हारी भयानक ताकत ने उन्हें जबरदस्ती चीरकर नष्ट कर दिया था। कई लोगों को सिर्फ एक काली चमक दिखाई देती है, जबकि कुछ को ऐसा लगा जैसे आसमान को चीरता हुआ एक विशाल पंजा पल भर के लिए प्रकट हुआ हो। यही तुम्हारी सबसे खतरनाक स्किल थी, स्काई स्प्लिटिंग क्लॉ। पहले यह सिर्फ एक फिजिकल अटैक था, लेकिन स्टेलर लेवल पर पहुंचने के बाद इसकी स्पीड और पावर दोनों कई गुना बढ़ चुकी थीं। अब सिर्फ एक वार से आसपास की हवा तक फट जाती थी और वैक्यूम शॉकवेव पैदा हो जाती थी। यह किसी साधारण सोल स्किल से हजारों गुना अधिक विनाशकारी बन चुकी थी। यहां तक कि सी गॉड का अवतार भी मुश्किल से ऐसी शक्ति दिखा पाया था। वो सेक्सी की आंखें पूरी तरह फैल जाती हैं। उसका दिमाग समझ ही नहीं पाता कि आखिर अभी हुआ क्या है। उसके शरीर की नसें प्रतिक्रिया देती, उससे पहले ही उसकी सारी रक्षा पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। उसे महसूस होता है कि मौत अब उससे सिर्फ एक कदम दूर खड़ी है और पूरे सी गॉड आइलैंड पर विनाश की परछाई पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी है। वो सेक्सी का शरीर हवा में बुरी तरह उछल जाता है। उसकी सोल पावर पूरी तरह बिखर चुकी थी और अब उसके पास बचाव का कोई रास्ता नहीं था। सबकी आंखों के सामने वह धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है। पूरे सी गॉड आइलैंड पर सन्नाटा छा जाता है। किसी ने भी कभी नहीं सोचा था कि समुद्र की सबसे शक्तिशाली लिमिट डुलियो इस तरह एक ही बार में पराजित हो जाएगी। तुम ठंडी निगाहों से उसे देखते हुए कहते हो अलविदा। वो सेक्सी अभी कुछ पल पहले तक सबको लग रहा था कि तुम महिलाओं पर हाथ नहीं उठाते, लेकिन अगले ही क्षण तुम अपनी विशाल टांग उठाकर उसके ऊपर अंतिम वार करने के लिए पूरी ताकत से नीचे लाते हो। अगर यह हमला लग जाता तो वो सेक्सी का शरीर उसी पल चकनाचूर हो जाता। तभी आखिरी सांसें गिन रहा तांग चेन अचानक पूरी ताकत जुटाकर हवा में छलांग लगा देता है। वह अपने शरीर को वो सेक्सी के सामने ढाल की तरह फैला देता है और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। मौत ठीक सामने खड़ी थी, लेकिन दोनों के चेहरों पर अब कोई डर नहीं था। उस एक पल में उनकी पूरी जिंदगी उनकी आंखों के सामने घूम जाती है। तांग चेन को वह दिन याद आता है जब उसने वो सेक्सी से कहा था, जब तक मैं भगवान नहीं बन जाता मैं वापस नहीं लौटूंगा। मैं एक दिन ऐसा इंसान बनूंगा जो तुम्हारे योग्य होगा। लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। वह षड्यंत्र का शिकार हुआ, स्लॉटर किंग बन गया और अपनी पूरी जिंदगी भटकता रहा। दूसरी तरफ वो सेक्सी की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह मन ही मन सोचती है, मूर्ख इंसान, मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी नहीं चाहिए था। मुझे तो बस तुम चाहिए थे। काश तुम उस दिन वापस आ जाते। दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं। उनके चेहरों पर दर्द था, लेकिन पछतावा अब नहीं था। आखिरकार इतने वर्षों बाद दोनों एक साथ थे। तुम यह दृश्य देखकर कुछ पल के लिए रुक जाते हो, लेकिन अगले ही क्षण तुम्हारी आंखों में फिर वही ठंडा भाव लौट आता है। तुम भारी आवाज में कहते हो, अगर तुम दोनों ने अपनी किस्मत स्वीकार कर ली है तो मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा भी पूरी कर देता हूं। सिर्फ तुम दोनों नहीं, आज पूरा सी गॉड आइलैंड तुम्हारे साथ खत्म होगा। इतना कहते ही तुम्हारा भयानक हमला सीधे नीचे गिरता है। भयंकर शॉकवेव पूरे द्वीप में फैल जाती है। जमीन फटने लगती है, पहाड़ टूटने लगते हैं और चारों तरफ विशाल दरारें दिखाई देने लगती हैं। तुम्हारा विशाल शरीर लगातार नीचे धंसता चला जाता है।
10 सेकंड भी नहीं बीतते कि पूरा सी गॉड आइलैंड जोर जोर से कांपने लगता है। चारों तरफ से समुद्र का पानी फटी हुई जमीन के अंदर घुसने लगता है। ऐसा लग रहा था मानो पूरा द्वीप समुद्र के अंदर डूबने वाला हो। दूर खड़ी सी मेडन डूलियो घबराकर चिल्लाती है, यह पूरे आइलैंड की फाउंडेशन तोड़ रहा है। उसके मरमेड ब्लड लाइन की वजह से वह समुद्र और धरती के बदलाव को सबसे पहले महसूस कर लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वर्षों से जिसकी रक्षा की थी, वही सी गॉड आइलैंड उसकी आंखों के सामने खत्म हो रहा था। उधर तांग सान यह सब देखकर पूरी तरह सन्न रह जाता है। वह समझ जाता है कि यह राक्षस सिर्फ लोगों को मारने नहीं आया, बल्कि पूरे सी गॉड आइलैंड को हमेशा के लिए मिटा देना चाहता है। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, यह आखिर है कौन? इतनी निर्दयता, इतनी भयानक ताकत, आखिर यह आया कहां से है? लेकिन अगले ही पल उसकी नजर फिर शियाओ वू पर जाती है। बाकी सब कुछ भूलकर वह बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। वह घुटनों के बल बैठकर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और घबराकर पूछता है, शियाओ वू, तुम ठीक तो हो? शियाओ वू दर्द से मुस्कुराने की कोशिश करती है। वह धीरे से अपना सिर तांग सान के कंधे पर रख देती है और धीमी आवाज में कहती है, थर्ड ब्रदर, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा आराम कर लूंगी, फिर लड़ सकूंगी। इस बार यह कोई रोमांटिक पल नहीं था। दोनों अच्छी तरह जानते थे कि उनके सामने खड़ा दुश्मन अब तक का सबसे खतरनाक शत्रु था। अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो सिर्फ सी गॉड आइलैंड ही नहीं, पूरा डुलियो कॉन्टिनेंट भी उसके आतंक से नहीं बच पाएगा। दूसरी तरफ तुम समुद्र के बीच खड़े पूरे आइलैंड को धीरे धीरे टूटते हुए देखते हो। तुम्हारे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। तुम्हारे लिए यह सब सिर्फ शुरुआत थी। असली युद्ध अभी बाकी था, क्योंकि अब आखिरकार तुम्हारा सामना डुलियो कॉन्टिनेंट के असली मेन कैरेक्टर टैंग सैन से होने वाला था।